ओके, तो हमारे पास जैसे स्विचेज हैं, 3 स्विचेस, तो हम क्या कर सकते हैं पीबीएसटी के साथ, हम क्या कर सकते हैं कि रूट ये बना दिया हमने वीलैन 10 के लिए, इसको हमने रूट बना दिया वीलैन 20 के लिए। तो अब क्या होगा, जो ब्लॉकिंग पोर्ट था वो भी फॉरवर्डिंग में है एक वीलैन के लिए पर्टिकुलर, इसके लिए रूट वीलैन 20 के लिए, और ये रूट है वीलैन 10 के लिए, तो इसके दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में हो गए, इसके दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में हो गए, इसके भी दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में। स्पेसिफिक वीलैन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक लोड बैलेंस टाइप का कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें फीचर मिल जाता है किसमें, पीबीएसटी में सॉरी। अब इसके बाद जब इनका एनहेंसमेंट हो गया, इसके बाद इन्होंने, क्योंकि 51 सेकंड लग रहे थे, 50 सेकंड लग रहे थे पूरा कन्वर्जेंस में, तो IEEE स्टैंडर्ड ने चेंज किया इसको रैपिड स्पैनिंग ट्री। और यहाँ पे थोड़ा इनहेंसमेंट उससे पहले हो गया, जो पीबीएसटी था सिस्को का, उसमें पीबीएसटी प्लस ले आए। पीबीएसटी प्लस में उन्होंने क्या किया, अब इसको 1D में अपग्रेड किया जो भी था। अब ईच वीलैन हैड इट्स ओन एसटीपी, ये भी पहले से था। कैन लोड बैलेंस बाय ब्लॉकिंग डिफरेंट पोर्ट्स इनटू ईच वीलैन। अब हमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई पीबीएसटी से पीबीएसटी प्लस आने में क्या इनहेंसमेंट हुआ, ठीक है। इस पीबीएसटी से पीबीएसटी आने में क्या इनहेंसमेंट हुआ, ओनली इनहेंसमेंट है कि ये आईएसएल को सपोर्ट करता था। आईएसएल पता है ना सबको, हमने डिस्कस किया है सर, ठीक है। आईएसएल से यहाँ पे सपोर्ट आने में, यहाँ पे .1Q सपोर्ट आने लगा, क्लियर है। आईएसएल में वीलैन साइज है 1 to 1000, यहाँ पे वीलैन साइज है 1 to 4096, क्लियर है। ये .1Q पता है ना सबको, .1Q आईएसएल, ये ट्रंक पे इनकैप्सुलेशन टेक्निक है। ये आईएसएल जो है सिस्को प्रोप्राइटरी है, और ये .1Q IEEE है। तो सिर्फ एक इनहेंसमेंट किया पीबीएसटी से पीबीएसटी प्लस लाने में, सब कुछ सेम था, सिर्फ हमने क्या किया, इसका स्टैंडर्डाइजेशन सिस्को ने किया कि ये जो है एकदम एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। सिस्को जो है अपग्रेड किया है 8021D। 21D मतलब ये किसको सपोर्ट करता है, .1Q को, और ये किसको सपोर्ट करता था जब पीबीएसटी था तो आईएसएल को सपोर्ट करता था। नाउ सिस्को ने इसको छोड़ दिया, इसका आईएसएल, ये भी .1Q पे चला आया। तो .1Q पे आने के बाद क्या होगा, इसने थोड़ा सा इनहेंस किया और उसको नाम दे दिया पीबीएसटी प्लस, जो कि आईएसएल और .1Q दोनों को सपोर्ट कर रहा। क्लियर है अंतर पीबीएसटी और पीबीएसटी प्लस में, सिर्फ इतना अंतर आया कि आईएसएल को अपग्रेड करके .1Q सपोर्ट ले आया। ये बात क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, IEEE ने थोड़ा और इनहेंस किया इसको, एसटीपी को, क्योंकि कन्वर्जेंस टाइम ज्यादा लग रहा था, तो उसने रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लाया, जिसका स्टैंडर्डाइजेशन उसने किया 802.1W में। पहले क्या था, .1D था। ये CCNA में पूछा जाएगा कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, और उसके करस्पॉन्डिंग इसने क्या लाया, रैपिड पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्लस पीबीएसटी प्लस पीबीएसटी प्लस ले आए। ये एकदम उसी की कॉपी थी जो 802 था। ईच वीलैन हैड इट्स ओन एसटीपी इंस्टेंस, कैन लोड बैलेंस बाय ब्लॉकिंग डिफरेंट पोर्ट्स इन ईच वीलैन। अब इसमें देखोगे कुछ अंतर दिख नहीं रहा होगा, देखो जो स्टेटमेंट लिखा है कोई अंतर नहीं दिख रहा, बट इसमें कन्वर्जेंस टाइम लोअर डाउन किया गया है। इसमें कन्वर्जेंस टाइम करीब करीब 50 सेकंड का है, इसमें ये कम होके 30 सेकंड तक आया। उसके बाद एक नया इनहेंसमेंट IEEE ने किया, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। ये क्योंकि रिक्वायरमेंट बन गया था, जहां पे हम बहुत ज्यादा वीलैन क्रिएट करते थे, जैसे डेटा सेंटर 4000 वीलैंस। तो यहाँ पे क्या है, यूजेस मॉडिफाइड एसटीपी मैकेनिज्म मॉडिफाइड किया गया है। कैन ग्रुप द वीलैंस इनटू द डिफरेंट इंस्टेंस, और उस इंस्टेंस में हम वीलैन को कॉपी कर रहे हैं, जैसे कि हर वीलैन के लिए हमारे पास एक इंस्टेंस नहीं होगा,
ग्रुप ऑफ वीलेंस के पास एक इंस्टेंस होगा। जैसे हमने 10 वीलेन का एक ग्रुप बनाया, उसके लिए एक ही स्टेप स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस चलेगा, उसके लिए एक ही बीपीडीयू जनरेट होगा। ये बात क्लियर है यहां तक मामला? ये डिफरेंसेस अगर कोई पूछता है रैपिड स्पैनिंग ट्री और पीबीएसटी में क्या डिफरेंस है, अब ये यहाँ पे डेवलप हुआ है, ये यहाँ पे डेवलप हुआ है, दोनों सेम चीज है। अगर रैपिड स्पैनिंग ट्री चला रहे हो तो वो चल रहा होगा तुम्हारा हुआवे या एचपी और इन सब में, इधर चल रहा होगा रैपिड पीबीएसटी प्लस। अंतर है इन दोनों के जनरेशन में, कैसे वो डेवलप हुए हैं, बस यही अंतर है। क्लियर है ये बात? अब इस पे ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाने वाले, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। और कुछ डिफरेंसेस हम करते हैं जो मैंने रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। ये तो हमने पढ़ लिया, ये दूसरा है। जैसे आप रैपिड स्पैनिंग ट्री इम्प्लाइज करेंगे स्विचेस पे, उसके कास्टिंग चेंज हो जाएंगे। एसटीपी इंटरफेस कास्ट की बात कर रहा हूँ। 10 Mbps का कास्ट क्या होता है नॉर्मली? 100, यही हम जानते हैं, यही हम बताते भी। 100 Mbps का 19 है, 1 Gbps का 4 है, 10 Gbps का 2 है, उसके बाद हमें पता नहीं है, मतलब कभी डिफाइन ही नहीं हुआ। क्लियर है? एसटीपी कास्ट कभी इन सब के लिए डिफाइन ही नहीं हुआ, तो इसको एनहेंस किया गया किसमें? आरएसटीपी में। क्या किया गया? अब 10 Mbps का करीब करीब 2 लाख, 2 लाख है कि 20 लाख? 20 लाख है, 20 लाख है, 2 मिलियन अप्रॉक्सीमेट। ये 20 लाख है, ये है 2 लाख 20,000, 2,000, सब मल्टीपल ऑफ 10 है। 1 Tbps का 20, मतलब आप इसके ऊपर जब जाएगा तब कुछ सोचेंगे, तब उसका 2 होगा, मतलब 10 Tbps का कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। और 10 Tbps आने में अभी बहुत टाइम है, तो इन्होंने फ्यूचर का सोच के ये प्लानिंग कर ली है। अब जो है इफिशिएंटली एसटीपी मैनेज करेगा कि कौन सा पोर्ट उसको ब्लॉकिंग में डालना है, डिस्कार्डिंग में डालना है। ब्लॉकिंग तो है ही नहीं इसमें, डिस्कार्डिंग में डालना। ठीक है, क्लियर है? पहला मॉडिफिकेशन क्या हुआ? रैपिड स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हैं या रैपिड पीबीएसटी की बात कर लो। पीबीएसटी कंपैरिजन टू रैपिड पीबीएसटी में क्या इनहेंस हुआ है? ये इनहेंस हुआ है कि स्पैनिंग ट्री कास्ट को मॉडिफाई किया गया और वो मल्टीपल ऑफ 10 है और स्टार्टेड फ्रॉम 20 है, फ्रॉम 1 Tbps। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल वाला है, इसमें क्या था? ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग एंड डिस्कार्डिंग एंड डिसेबल। तो सो डिसेबल से फिर ब्लॉकिंग में, ब्लॉकिंग में से डिसेबल मतलब शट डाउन, ये कभी है ही नहीं है कहीं। अगर मैं इसको यहाँ पे आए, अगर यहाँ पे आए, ये कोई पोर्ट स्टेट है ही नहीं है, बस इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई वो शट डाउन है। शट डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, अब डिसेबल्ड है तो उस पर इतना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास ब्लॉकिंग से स्टार्ट होता है, लिसनिंग में जाता है, लर्निंग में जाता है, फॉरवर्डिंग में। और ये फॉरवर्डिंग, अब देखो ये क्या करता है? मैक एड्रेस लर्न करता है, यस लर्न करता है, फ्रेम फॉरवर्ड कर सकता है, सेंड एंड रिसीव यस कर सकता है। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ब्लॉकिंग में सिर्फ रिसीव करेगा बीपीटीयू, सिर्फ रिसीव करेगा, भेज नहीं सकता। लिसनिंग में दोनों करेगा, लर्निंग में दोनों करेगा, और सिर्फ ये काम नहीं कर पा रहा है कि वो फ्रेम फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है, बट मैक टेबल लर्न करेगा, टाइम टेबल एंट्रीज बनाएगा। क्लियर है? लेकिन जब हम रैपिड स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं, रैपिड पीबीएसटी की बात करते हैं, तो पहली बात ये डिसेबल तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं मानते हैं। इधर के दो मर्ज कर दिए गए और इन दोनों को मर्ज करके क्या बनाया गया? डिस्कार्डिंग स्टेट। और इससे क्या हुआ है जब डिस्कार्डिंग बनाया गया? डिस्कार्डिंग बनाने के साथ साथ हमें एक फायदा हो गया कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन 20 सेकंड का होता था वो अब नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है? डिस्कार्डिंग से लर्निंग में जाने के लिए 15 सेकंड और लर्निंग से फॉरवर्डिंग जाने के लिए 15 सेकंड, तो टोटल 30 सेकंड में कोड फॉरवर्डिंग में चला जाएगा। क्लियर है? एक और चेंजेस किया गया इसमें कि इसके पोर्ट ट्रांजिशन के लिए स्विचेस जो है ऑटो निगोशिएट कर लेंगी आपस में, जहां पे फेलियर होगा और उसकी अपलिंक स्विच में। ठीक है, जैसा कि किसमें हमने देखा था? अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट में। इसमें अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट इसमें इनबिल्ड होता है।
कि अगर डायरेक्ट फेलियर होगा तो उसमें बैकबोन फास्ट, जब डायरेक्ट फेलियर होगा तो उसमें अपलिंक फास्ट अपना काम कर देगा, और जब इनडायरेक्ट फेलियर होगा तो दूसरा उसमें अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे देगा। तो पोर्ट आपके इमीडिएटली आप आ जाएंगे, इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में चले जाएंगे। क्लियर है ये बात? तो इसमें ये दोनों चीजें इनेबल करने की जरूरत नहीं होती। किसमें? रैपिड स्पैनिंग ट्री में। और बाकी रूट ब्रिज सिलेक्शन सेम है बेस्ड ऑन प्रियॉरिटी, इफ प्रियॉरिटी इज सेम, और डिफॉल्ट प्रियॉरिटी में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो मोस्टली मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है, जो जो ट्रेडिशनल स्पैनिंग ट्री है उसी से मैच करता है रैपिड स्पैनिंग ट्री का। क्या क्या? रैपिड स्पैनिंग ट्री का रूट ब्रिज सिलेक्शन सेम है, करेक्ट है। पोर्ट्स का सिलेक्शन भी सेम है। पोर्ट में एक चीज अंतर है बस, जो पोर्ट आपके ब्लॉकिंग में जाते थे अब वो किस में जाते हैं? डिस्कार्डिंग में। ठीक है। बाकी डीपी आरपी सेम है, डेजिग्नेटेड पोर्ट रूट पोर्ट सेम है। बीपीडीबी मैसेज टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन सेम है। एवरी स्विच स्टार्टेड विद हे आई एम द रूट विद दिस फ्लैग। तो हमने चेंजेड डिस्कस कर लिए। इनेबल करने के लिए क्या करना है? कॉन्फिग टी रैपिड पीबीएसटी, कॉन्फिग टी स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीबीएसटी, कल भी देखा था हमने इनेबल करके, इसको देख सकते हैं। तो मैं अभी आज इस पे कुछ ज़्यादा वो नहीं करने वाला। अब आते हैं, किसी के पास कोई क्वेश्चन है इसमें अभी तक जो हमने डिस्कस किया? जस्ट जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, अगर कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपना वो है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको, मुझे बस 5 वर्ड में ख़त्म करना है, सब बहुत हो गया है। यहाँ आ गया रैपिड स्पैनिंग ट्री, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, ओके। तो इसमें वही लिखा है एक्सटर्नल सिस्टम आईडी और ये। अब आगे लिसनिंग लर्निंग सब हमने कवर किया हुआ, फॉलो टाइम और फॉरवर्डिंग डिले, पैरामीटर भी हो गया है, ठीक है लगभग। बस हमें एक चीज डिस्कस करना है, एमएसटीपी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लोड बैलेंसिंग, रैपिड स्पैनिंग ट्री, एस पोर्ट, रूट पोर्ट, पॉइंट टू पॉइंट। एमएसटीपी में क्या किया गया है? एनहेंसमेंट देखिए, PBST and PBST Plus are more efficient and allow to STP to load balance VLAN across the link. This is comes to cost. Maintaining a separate STP extends to each VLAN at the overhead to CPU, memory and switches. Okay. अब इसका मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ था, केस स्टडी करते हैं। हमने करीब करीब 3500 VLAN क्रिएट किए डेटा सेंटर में। कितने? 3700 अप्रॉक्सीमेट। तो हमारे पास, और लगभग हमारे डेटा सेंटर में 200 स्विचेस हैं। कितनी है? 200 स्विचेस। इतने वीलैन, हर वीलैन एवरी 2 सेकंड में क्या भेजता है? बीपीडीयू। 2 सेकंड में बीपीडीयू। कितने बीपीडीयू पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं? 3700 इंटू 200, इतने बीपीडीयू पर सेकंड पर 2 सेकंड फ्लो हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, मतलब our Nexus switches are too good and having high CPU and things। अब क्या प्रॉब्लम है? हमने इस Nexus switches के नीचे दूसरा Nexus switch है, बट कहीं कोने में एक दूसरे 9300 कैटलिस्ट लगा रखा है। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम सारे सर्वर्स और उसको मैनेजमेंट पोर्ट की कनेक्टिविटी देते हैं, जिससे हम उनको एक्सेस करते हैं। ठीक है।
मैनेजमेंट वीआरएफ में उसको कनेक्टिविटी देते हैं कि भाई तुम्हें इससे, और ये सब ईथरनेट पोर्ट है कि भाई ये कनेक्ट कर दिया 50 सर्वर। उसका डेटा पोर्ट जो है, सर्वर का जो मेन डेटा पोर्ट है, वो तो नेक्सस से ही कनेक्टेड है, बस उसका मैनेजमेंट कहीं पे हमने इससे कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, इस पे भी वही स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस चल रहा है, पीबीएसटी इसमें भी बाय डिफॉल्ट रन कर रहा है। हमने कभी केयर ही नहीं किया कि हमें पीबीएसटी के साथ भी कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं किया। अब इसके पास भी वही विलेन है जो इसके पास है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो गई, इसकी बस की बात ही नहीं इतना बीपीडी हैंडल करना और प्रोसेस करना। और फिर क्या हुआ, मतलब टीसीएल टीसीएल टीसीएल, कभी ये डाउन हो रहा है, कभी ये डाउन हो रहा है, पूरा एकदम बवाल मच गया। और बवाल मच गया क्या, सबके सारे स्विचेस के सीपीयू 80% 85% जो अच्छे स्थिति में थे, जिसको हम लॉग इन कर सकते थे, उनकी हालत बता रहा हूँ। जिसको हम लॉग इन नहीं कर रहे थे तो क्रैश ही होने वाले थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमने मैनेज नहीं किया था कुछ। और मैनेज क्या नहीं किया था, हमारे सारे स्विचेस के लिए एक ही रूट था, सारे विलेंस के लिए एक ही रूट था। हमने ये भी नहीं किया था कि हम लोड बैलेंस करते, सबके लिए एक रूट, जो हमारा स्पाइन स्विच था। तो अब इसका क्या सलूशन होना चाहिए, तो सिस्को ने एक जो है प्लान दिया कि आप जो है, मतलब जो जो सिस्को कह रहा हूँ, IEEE का एक नया स्टैंडर्ड आया जिसका नाम MSTP है, जो ऐसी सिचुएशन के लिए बनाया गया। इसमें क्या करते हैं कि आप एक ग्रुप बनाइए वीलेंस का, जैसे वीलेन 1 to 100 के लिए हम एक स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस चलाएंगे, इंस्टेंस 1। ओके, और आपने बताया 100 से 200 दूसरा इंस्टेंस बना दिया। और अब कोई नहीं बनाया तो एक डिफॉल्ट इंस्टेंस रहेगा जिसमें बाकी विलेन जो 201 से रहेंगे, 201 से जो 4096 तक के विलेन बचे हैं, उनके लिए एक थर्ड इंस्टेंस डिफॉल्ट चल रहेगा। डिफॉल्ट में ये सब चलते रहेगा। लेकिन इसका एक अच्छी बात इसमें क्या है कि अगर आपके पास यही इसी के अंदर के विलेन है, आपने 1 से 105 तक या 1010 तक या 200 तक अप्रॉक्सीमेट विलेन बनाया है, तो ये इंस्टेंस एक्टिव नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर का एक विलेन ना हो। क्लियर है, मतलब अगर आपके पास विलेन 100 105 1099 है, ये विलेंस है, इसी के रेंज में कुछ है इन बिटवीन, तो हमारे ये सिर्फ 2 इंस्टेंस चालू होंगे, बाकी ये वाला डिसेबल्ड में रहेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन जैसे आपने विलेन 201 या 205 क्रिएट किया, ये इंस्टेंस भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है, तो अभी हमारे 200 विलेन के लिए अगर हम देखें 1 to 200 तक कितने बीपीडीओ मैसेज जनरेट होंगे, 2, एक इसके लिए एक इसके लिए। अब क्या होगा, अगर हमारे पास 200 स्विचेज हैं तो पर सेकेंड पर टू सेकेंड 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 400 बीपीडीयू जनरेट हो रहा है। कब, एवरी 2 सेकेंड में। पहले कितने होते थे, ये तो हमने ये बताया कि हमने 4000 विलेन क्रिएट किए हैं, 200 स्विचेज हैं, तो ये आ रहा है पर विलेन इतने जो है हमारे बीपीडीयू जनरेट हो रहे हैं। उसको हमने कितना मिनिमाइज किया, आप देख लो, करीब करीब 3600 टाइम हमने जो है मिनिमाइज कर लिया बीपीडीयू मैसेजेस को। तो ये उस कंडीशन में है जब आपके पास ढेर सारे विलेन हो और आपकी स्विचेस की कैपेबिलिटी लोअर हो। But Cisco recommendation is that you need to run PBST plus. That is more efficient in loop avoidance. Clear? So आप इसको बहुत कम देखेंगे, बहुत कम जगह कॉन्फ़िगर है, बहुत कम लोग इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 50 VLAN या 100 VLAN से डील कर रहे हैं ना, तो यही सबसे बेस्ट है PBST। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम तब अराइज होगी जब आपके पास 4000 VLAN हो और 600 स्विचेज हो, 500 स्विचेज हो, ठीक है, और उसमें से कुछ स्विचेज ऐसी हों
जो लोअर डाउन स्विचेस हों जिसका सीपीयू और मेमोरी इस लेवल पे ना हो कि इतना इंस्टेंस हैंडल कर सके। क्लियर है? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? बाकी मैकेनिज्म सेम है कि कैसे वो रूट ब्रिज सेलेक्ट करता है, बस कॉन्फ़िगरेशन वाइज थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं मतलब उस पर स्विच पे नहीं कर रहा हूँ, इसको कर लेना, अपने आप कर लेना। अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? क्लियर रहेगा? हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हाँ, हम्म हम्म हम्म, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। और उसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अगर आप जो है ना स्विचेस पर लॉगिन करिए, आप लैब में भी ऐसे कर सकते हो। उसका देखिए, जैसे हम स्विच को ओपन करते हैं और शो वीलैन कमांड देना, ठीक है ना, सिंपली शो वीलैन। आपको दिखेगा भाई कि वीलैन 1 ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है और उसमें सारे जो है इंटरफेसेस मैप्ड हैं, ठीक है, जितने भी है उसके पास 24 है, 5 4 हैं, 10 हैं, जो भी है, ठीक है ना। यहाँ पे E0/0 से लेके जो भी है, अभी लैब की बात करेंगे तो E0/4 तक यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन आप जाते हो E0/0 पे, आप कहते हो नो स्विच पोर्ट, ये कमांड रिक्वायर्ड है जब आईपी एड्रेस आप देने जाओगे। तो ये कह रहे हो कि भाई ये स्विचिंग में से निकाल के इसको राउटिंग इन्वायरमेंट में डालिए, और जैसे आप ये कमांड डालते हो ये इंटरफेस यहाँ से गायब हो जाता है। अब फिर से आप शो वीलैन करोगे तो ये जो है किसी वीलैन के साथ मैप नहीं दिखेगा और ना ट्रंक में भी दिखेगा। तो मतलब ये स्विचिंग इन्वायरमेंट से बाहर हो गया, और अगर स्विचिंग इन्वायरमेंट में से बाहर हो गया तो ब्रॉडकास्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर? ये ऑब्जर्व कर सकते हो आप, मतलब अपने लैब में ही ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, एकदम सेम दिखेगा आपकी कि वीलैन से हट गए, वहाँ पे पहले वीलैन में था, वो वीलैन से हट गया। ओके, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये है कैसे कॉन्फ़िगर करना है एमएसटीपी। सबसे पहले आपको ग्लोबल में जाके इनेबल करना है, और इंस्टेंस जीरो जो नहीं क्रिएटेड है सबके लिए इंस्टेंस जीरो होगा, जो आपने नहीं बताया कि भाई इस वीलैन को कहाँ डालना है। जैसे आपने बताया 1 to 100 भाई इंस्टेंस 1 में डाल दीजिए, 100 0 1 to 200 इंस्टेंस 2 में डाल दीजिए। बाकी कहाँ डालें? अगर कोई विलेन नया क्रिएट हो गया जिसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है तो बाई डिफ़ॉल्ट किस में चला जाएगा? इंस्टेंस 0 में। तो सारे जो है 4096 जितने भी विलेन हैं एग्जिस्ट करते हैं स्विचेस पे, वो सारे किसके पार्ट रहते हैं इनिशियली? इंस्टेंस 0 के। किसके पार्ट रहते हैं? अगर आपने एमएसटीपी इनेबल कर दिया, जैसे आप गए ग्लोबल में कहा आपने स्पैनिंग ट्री मोड एमएसटीपी, जैसे आपने ये कमांड दिया एक इंस्टेंस 0 एक्टिवेट हो जाएगा और सारे विलेन उसके पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? एक सिंगल स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस चलेगा और सारे विलेन जितने भी क्रिएटेड होंगे उसके पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? डन है इतनी बात। उसके बाद जाते हैं कि स्पैनिंग ट्री एमएसटीपी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। उसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आप उसका नाम देते हो, नेम, स्पैनिंग ट्री एमएसटीपी का एक नेम देते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर अपना रिवीजन रखते हैं, और ये रिवीजन बताता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, जो स्विचिंग एनवायरनमेंट है, उसके कहाँ तक उसका रेंज है, बीपीडीयू कहाँ तक रेंज है। अब ये जस्ट एक नंबर है, एक आइडेंटिफिकेशन है, इस नाम के अंदर एक रिवीजन टू नंबर है, जस्ट नंबर है कि ये एक जो है एमएसटीपी इंस्टेंस है जो जिसका रिवीजन नंबर 2 है, दूसरे रिवीजन नंबर के साथ वो निगोशिएट नहीं करने वाला है। तो दो चीज़ें डिफरेंस है, एक तो नेम है, दूसरा वो रिवीजन नंबर। जब ये मैसेज भेजता है, जैसे बगल में भी कोई एमएसटीपी चल रहा है दूसरे पे, लेकिन उसका डिफरेंट रिवीजन नंबर, ये नाम नहीं भेजता उसमें। एमएसटीपी में जब एक्सचेंज करता है बीपीडीयू, बीपीडीयू में नाम नहीं जाता, रिवीजन जाता है।
अगर रिवीजन सेम है तो वो जो है उसके साथ निगोशिएट करेगा एसटीपी। अगर रिवीजन सेम नहीं है तो उसको वो अपने ग्रुप से बाहर मानेगा। ठीक है, अब इसके इसमें आते हैं स्टेंस 2 में आपने बीलाइन 100 दे दिया। और कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, आपने स्टेंस 2 में 100 बीलाइन दे दिया, ठीक है ना, और कोई अच्छा इंसान रहेगा तो अगली लाइन ऐसे लिखेगा जैसे इसने लिखा हुआ है स्टेंस 3 101। कभी कभार हम क्या करते हैं कि 1 to 100 यहाँ दिया, 100 to 200 यहाँ दिया, तो अब 100 किसका पार्ट होगा, पहले वाले का कि दूसरे वाले का। अगर यहाँ 101 की जगह हमने 100 लिख दिया होता, 100 to 200, और फिर अगली लाइन में स्टेंस 4 200 to 300 लिखता, ये कॉमन मिस्टेक है जो सब करते हैं। तो अब क्या होता है, 100 से 1 से 100 रखा, 100 से 200 रखा, तो अब क्या होगा, 100 किसका पार्ट हो जाएगा, इंस्टेंस 3 का, जो लास्ट में आपने कॉन्फ़िगर किया। ये यहाँ से निकल के यहाँ चल, जस्ट बी लाइन है, एकदम बी लाइन जैसा समझिए कि इनिशियल में सब पार्ट किसके होंगे, वी लाइन 1 के, जैसे आपने कॉन्फ़िगर किया वो सब पार्ट हो गए इंस्टेंस 0 के। अब वहाँ से एक एक वी लाइन निकाल के आप यहाँ इंस्टेंस में डाल रहे हो, और जो लास्ट टाइम जिस इंस्टेंस में उसको डालोगे उसी का पार्ट रहे। जैसे इंटरफेस को आपने वी लाइन 10 में डाला तो वी लाइन 10 का पार्ट हो गया, वापस उसको वी लाइन 20 में डाल दिया तो 20 का पार्ट हो गया, 10 को छोड़ दिया। अगर किसी कोड के बारे में आपने कुछ नहीं कहा तो किसका पार्ट है, विलन 1 का। तो ऐसे अगर किसी विलन के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा, जैसे इसने 200 तक कहा, अब मैंने 201 क्रिएट कर दिया तो किसका पार्ट होगा, इंस्टेंस 0 का। क्लियर है। और अगर उस इंस्टेंस में कोई विलन नहीं है क्रिएटेड, आपने क्रिएट कर दिया ना 3 to 101 to 200, अब मैंने विलन बनाए सिर्फ 1 2 3 4 5, तो सिर्फ एक इंस्टेंस 2 रनिंग रहेगा, 0 और 3 जो है नहीं रनिंग रहेंगे। जब एटलीस्ट उस ग्रुप में उस इंस्टेंस में एक विलेन चाहिए, एक्टिव विलेन एक चाहिए, तभी वो इंस्टेंस रन होगा, नहीं तो नहीं रन होगा। तो यही चीज है जो इसको थोड़ा सा सुपीरियर बनाती है, और कम से कम जो है वो क्या कहते हैं अपना बीपीडीयू मैसेज फ्लो, हाँ फ्लो करता है। अब यहाँ पे देखोगे जब अब यहाँ पे देख रहे हैं रिवीजन विलेन, ये अब देखिए इसमें विलेन 0 के अंदर 201 से 4094 तक विलेन यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी हमने बता दिया 2 और 3 में। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे एकदम विलेन जैसा है कि अगर आपने विलेन क्रिएट नहीं किया कोई भी, तो सारे इंटरफेसेस किसके पार्ट होते हैं, विलेन 1 के। विलेन 1 के तो सब शुरू में सब इसके पार्ट रहते हैं। अब आपने रिवीजन 2 क्रिएट किया तो वो और उसमें डाल दिया 1 to 100 तो इसमें चले आए, 3 में 10 to 200 डाल दिया तो इसमें चले आए, बाकी जिसके बारे में कुछ नहीं कहा वो अभी भी वहीं पड़े हुए हैं 0 में। जैसे बीलेन वाले में कि आपने 3 नंबर इंटरफेस को 10 में डाल दिया तो वो 10 में चला गया, दूसरे वाले को 20। अब इसमें से एक 100 को यहाँ डालना है तो क्या करोगे, इस 100 को इधर इंस्टेंस 3 में मैप कर दिया तो वो 2 छोड़ देगा, जिस जो लास्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसी को फॉलो करेगा। सारे डेटा सेंटर में भी नहीं, जिसने प्रॉब्लम फेस की होगी वही इसमें माइग्रेट हुआ होगा, ठीक है। करेक्ट है। जैसे डेटा सेंटर भी कई वो होते हैं ना, जो बिग डेटा सेंटर है उसमें यही चल रहा होगा फर्स्ट शिफ्ट। जो स्मॉल डेटा सेंटर है जिसमें 50 स्विचेस का स्कोप में 50 स्विचेस है, 50 विलेन है, तो पीबीएसटी सही है, ठीक है, पीबीएसटी पे रन हो रहा होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार टेम्पलेट देख के कर लेना, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इसको हम अगली क्लास में डिस्कस। हाँ हाँ, पीडीएफ भेजा हुआ है मैंने, नहीं मिला होगा तो बताना, ठीक है। एसटीपी के नाम से है, हाँ बताना मुझे। नहीं होगा ना, चलो मैं उस पर डाल दूंगा, फिर से मेगा पे डाल दूंगा, जब मैं वीडियो डालूंगा आज का तो उस पर डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना पूरा फोल्डर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं यार। एसटीपी से तो मैं भी थक गया, पता नहीं तुम लोग थके हो कि नहीं। किसी के पास कोई क्वेश्चन है अब एसटीपी से रिलेटेड, इंटरव्यू में गलत नहीं होना चाहिए अब, ठीक है, बहुत मेहनत की हमने, ये अभी भी कोई चांस है, हाँ
अभी भी कोई चांस है गलत होने का? अब चलते हैं थोड़ा सा राउटिंग करते हैं। हमने ईथर चैनल किया कि नहीं किया? नहीं किया ना? नहीं, नहीं किया ना? ईथर चैनल को थोड़ा रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत स्विचिंग स्विचिंग होगी। तो अब ईथर चैनल नेक्स्ट जो है, जो आने वाली क्लास है उसमें करेंगे। लेयर 2 ईथर चैनल और लेयर 3 ईथर चैनल, ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं है, बस LACP पढ़ना है। PAGP पे हम उतना फोकस नहीं करना है, बस सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है और थोड़ा सा उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में हो जाएगा। तो ये दोनों दोनों टॉपिक नेक्स्ट वीक देखेंगे। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं चीज़ों को। अब आते हैं राउटिंग वाले पार्ट पे, ठीक है। और राउटिंग का पहला एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अब हमें आप लोग की हेल्प लगेगी। हम देखते हैं कितना राउटिंग आपको अभी से पता है और कितना नहीं। ये राउटर है R1, इसके पास मैंने ये दो PC1 PC2 लगाया, ओके। इधर एक R2 है, इधर भी मैंने PC3 और PC4 लगाया। ये चार के चारों PC अलग अलग सबनेट में, समझो 10/24 है, 20/24 है, 30/24 है, 40/24, ठीक है। यहाँ पे हमने गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ पे भी गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ पे भी गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, ओके। और यहाँ पे भी इंटरफेसेस पे IP कॉन्फ़िगर्ड है। अब मुझे समझ में नहीं आया कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चलाऊं, तो मैंने स्टैटिक चला दिया पहले, फिर मैंने डायनेमिक प्रोटोकॉल में OSPF चला दिया, ओके। फिर EIGRP चला दिया, ISIS चला दिया, BGP भी चला दिया, सारे चला दिए जितने हमें। क्यों? रिप भी चला दिया, रिप छूट गया था, अच्छा रिप किया, हो गया सर, ठीक है। अब R1 के पास एकदम घासू राउटिंग टेबल है, लेकिन R1 कैसे राउट सेलेक्ट करेगा? वो स्टैटिक से जाएगा, OSPF से जाएगा, EIGRP से जाएगा, ISIS से जाएगा, BGP से जाएगा, रिप से जाएगा, किससे जाएगा? किससे अपना पैकेट भेजेगा? तो किसका पाथ यूज करेगा और क्यों करेगा? हाँ बताओ। ओके, सबसे पहले स्टैटिक, सबसे पहले स्टैटिक, ओके। सो अब ये सब नहीं, तो यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। यहाँ स्टैटिक है क्योंकि जब यहाँ, अच्छा इससे पहले मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, जब आपका आंसर देख के तो मुझे पूछना पड़ेगा वो, क्योंकि आंसर जो आपने दिया ना उसमें क्वेश्चन रेज हो गया। एक बार बताओ, इसमें कौन कौन से PC आपस में पिंग करेंगे बिना राउटिंग के? अभी मैंने कोई राउटिंग नहीं किया, छोड़ दिया, राउटिंग हटा दिया मैंने सब। राउटिंग पे तो मैं एक स्टेप आगे आ गया था, मुझे लग रहा था कि आपको पता है। हाँ, तो अब बताओ इसमें कौन कौन सी PC, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है R1 पे सिवाय इंटरफेसेस के। इंटरफेसेस पे मैंने इस PC का गेटवे दिया है, इस PC का गेटवे दिया है, इस पे सबनेट IP दिया है, कुछ मतलब 50.50.50.50.1, और इस पे दिया 50.50.2, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरफेस, और इसको नो सेट किया है। सारे इंटरफेसेस आप हैं, ठीक है। कहीं पे कुछ भी कोई भी राउटिंग वाउटिंग नहीं की है हमने, सिर्फ इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए हैं, करेक्ट IP एड्रेस के साथ उनको इनेबल किया। अब बताओ मुझे कौन सी PC किससे पिंग करेंगे? कोई करेगा कि नहीं करेगा? ओके, बहुत अच्छा। कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई PC कम पिंग नहीं करेगा। हाँ, करेक्ट। सब लोग एग्री हो इस पे कि बिना कुछ कॉन्फ़िगरेशन के,
ये दोनों आपस में बात करेंगे बिना कुछ कॉन्फ़िगर किए, ये दोनों आपस में बात करेंगे। इसमें हमने बहुत डिबेट किया है और करके भी देखा। ये क्या है, कनेक्टेड राउट है। कनेक्टेड राउट है तो बात करेंगे। किसी राउटर पे अगर हमारे सबनेट्स कनेक्टेड है, वहीं लोकली कनेक्टेड है, कोई राउटिंग की जरूरत नहीं है, किसी भी राउटिंग की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है कि अगर लोकली कनेक्टेड है सबनेट्स, ठीक है। राउटिंग की जरूरत किसको है, जब PC1 से PC3 जाना है या PC1 से PC4 जाना है, तब राउटिंग की जरूरत है, क्योंकि दोनों सेम राउटर पे कनेक्ट नहीं है। अगर मैं राउटर 2 हटा के राउटर 2 के दोनों इंटरफेसेस R1 पे कनेक्ट कर दूं, फिर से मुझे कोई राउटिंग नहीं करनी है। क्लियर है? क्या बताइए, क्या कंफ्यूजन है? हाँ, बिल्कुल करते, बस बिल्कुल करते। अब प्रॉब्लम क्या है, स्विच रखने में, स्विच रखने में कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करने हैं आपको। ये स्विच है मेरा, स्विच पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। ये मेरा PC1 है, ये पे मेरा PC2 है। एक तो इस स्विच को आप राउटर जैसा ट्रीट कर सकते हो, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कुछ देर पहले। हाँ, इस पे नो स्विच पोर्ट करके इस पे गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, इसको भी नो स्विच पर कर। हाँ, और इसको जो है यहाँ पे क्या लिख दिया, आईपी राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आईपी राउटिंग स्विचेस पे इनेबल नहीं रहती, तो आईपी राउटिंग इनेबल करना है विद दिस सेम कमांड कॉन्फिग टी आईपी राउटिंग। और यहाँ पे इसके इंटरफेसेस को नो स्विच पोर्ट मार के, नो स्विच पोर्ट मार के क्या करना है, नो स्विच पोर्ट देना है, और उसके बाद इसके गेटवे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं, क्योंकि आईपी वो कॉन्फ़िगर नहीं कर देने देगा विदाउट नो स्विच पोर्ट। ओके, रिजेक्ट कर देगा आपके कमांड। ये क्लियर है बात? दूसरी चीज, हम ऐसे ना जाके जैसे स्विचेस काम करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। कैसे काम करते हैं, हम इन दोनों को दो वीलैन में डाल देते हैं, वीलैन 10 और 20 में, और एसवीआई क्रिएट कर देते हैं और आईपी राउटिंग इनेबल कर देते हैं। क्लियर है? इसको जो है वीलैन 10 में डाला, इसको वीलैन 20 में डाला। यहाँ पे हमने क्या किया, इंटरफेस वीलैन 10 क्रिएट किया, आईपी एड्रेस, इसका गेटवे आईपी एड्रेस यहाँ दे दिया, इसका आईपी एड्रेस इंटरफेस वीलैन 20 दे दिया, और इसका आईपी गेटवे यहाँ पे दे दिया वीलैन 20 में। क्लियर है? और क्या कर दिया, एक कमांड डाल दिया आईपी राउटिंग, और ये स्टार्ट हो जाएगी पिंग करना। क्लियर है? कोई स्टैटिक, कोई डायनेमिक, कोई कुछ राउटिंग नहीं। इसमें थोड़ा सा तामझाम ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा नो स्विच पोर्ट करना है और आईपी राउटिंग इनेबल करना है, एसबीआई क्रिएट करना है, उस पर इंटरफेस पे आईपी देना है, मतलब ठीक है ना? ये क्लियर है? नहीं क्लियर है तो मैंने जो शेयर किया है पहला वीडियो देखना क्लास का, उसमें यही है, पहले वीडियो में इसको मैंने करके दिखाया लैब में, दोनों चीजें कि कैसे आपको राउटिंग की कोई जरूरत नहीं है जब आप सेम स्विच पे या सेम राउटर पे कनेक्टेड हो। ये चार के चारों पीसीज अगर राउटर 1 पे कनेक्टेड होते तो मुझे कोई भी राउटिंग की जरूरत नहीं थी। राउटर इटसेल्फ इज टू कैपेबल टू टेक ए ट्रैफिक फ्रॉम वन इंटरफेस इनटू द सेकंड इंटरफेस। क्लियर है ये बात? यहाँ तक ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इंटरव्यूअर को क्या करना है, एक राउटर लगा के सीधा दो पीसी कनेक्ट कर देगा, तो आप बोलने लगोगे स्टैटिक, वो समझ जाएगा कि आपने या तो किया नहीं है या तो सही से पढ़ा नहीं है। ये R1 है, यहाँ पे बोलेगा ये 10 सबनेट है, 10/24, यहाँ 10/11/24 दे दिया, बोलेगा क्या कौन सी राउटिंग चलाओगे, उसका क्वेश्चन ये रहेगा कौन सी राउटिंग चलाओगे। बोले सर स्टैटिक से कर सकता हूँ, वॉइस क्लिप से कर सकता हूँ। अरे जरूरत ही नहीं है भाई, एज फार एज आपने इंटरफेसेस इनेबल कर रखे हैं, उस पर गेटवे डाल रखा है, आईपी प्रोटोकॉल टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि ये इंटरफेस एज ए कनेक्टेड जाएगा, ये सबनेट उसमें उसके राउटिंग टेबल में एज ए कनेक्टेड, ये इंटरफेस उसके राउटिंग टेबल में एज ए कनेक्टेड, दोनों राउट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से यहाँ जाना बिल्कुल गुड, यहाँ से यहाँ जाना राउटिंग टेबल कंसल्ट करेगा, वो ऑलरेडी उसके राउटिंग टेबल में। क्लियर है? यस नो, बहुत शांत शांत हो जाते हैं। हाँ, सिस्टम को आईपी देना है, इंटरफेसेस को इनेबल करना है, उस पर आईपी एड्रेस देना है, ठीक है, गेटवे, सिस्टम का गेटवे। बस इसमें एक ही कमी होगी, जब नहीं पिंग करेगा
जब आप पीसीपी गेटवे कुछ और रख रहे हो, यहाँ पे गेटवे कुछ और रख रहे हो, ठीक है, आईपी एड्रेस। जैसे पीसी का गेटवे एग्जैक्ट आईपी एड्रेस यहाँ कॉन्फ़िगर होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, ये इंटरफेस डाउन है, एडमिन डाउन है, तब पिंग नहीं करेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। राउटिंग की जरूरत यहाँ है जब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चाहिए। जब वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तब मुझे एक राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए जिसके हेल्प से हम इस राउटर R1 को बता सके कि भाई तुम्हें अगर 30 और 40 नेटवर्क पे जाना है तो कैसे जाना है, और यहाँ पे R2 को बता सकें कि भाई 10 और 20 के नेटवर्क पे जाना है तो कैसे जाना है। तब हमें राउटिंग चाहिए। तब R1 को ये जानना है कि भाई 30 के नेटवर्क पे कैसे जाना है, 40 के नेटवर्क पे कैसे जाना है। क्लियर है? जब वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इतनी बात क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ हाँ, उसके लिए करेक्ट। अब क्या होगा, अब आते हैं उस मेन क्वेश्चन पे। हमारे पास स्टैटिक है, डायनेमिक है, ढेर सारे प्रोटोकॉल जितने हमने नाम लिखे थे सब हमने कॉन्फ़िगर कर दिए। अब वो कौन सा फॉलो करेगा R1, ये डिसीजन किस बेस पे लेता है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है डिसीजन लेने का। तो हमें एक आंसर मिला कि सबसे पहले वो स्टैटिक फॉलो करेगा। क्लियर है? क्या यही डिसीजन मेकिंग पॉलिसी? सो तो पहला जो आंसर है कि भाई एडी वैल्यू से करेगा। क्लियर है? हाँ करेक्ट, उससे पहले है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। अब ये क्या है? ये दिखाता है कि अगर मैंने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया, समझो दो प्रोटोकॉल चूज करते हैं, हमने OSPF कॉन्फ़िगर कर दिए, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, और हमने स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया लेकिन स्टैटिक डिफ़ॉल्ट किया 0.0.0.0 R1 पे डाल रहा हूँ, और सबनेट मास्क दिया 0.0.0.0 और R2 पर नेक्स्ट वो बना दिए, तो बोला ऐसे जाओगे। अब R1 इस बात को नहीं प्रेफर करेगा ओवर OSPF। स्टैटिक की एडी वैल्यू क्या है? 1। OSPF की कितनी है? 110। तो हमें तो आइडियली स्टैटिक प्रेफर करना था, लेकिन स्टैटिक नहीं प्रेफर होगा। कौन प्रेफर होगा? OSPF प्रेफर होगा। क्लियर है? नहीं, जो राउटर का प्रेफरेंस मेथड होता है वो मेथड होता है, सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करता है, वो प्रोटोकॉल देखता ही नहीं। अब लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के लिए सबसे पहला जो डिसीजन मेकर है वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। अब ये क्या बोला है? जो सबसे पहला वो चेक करता है, तो आप समझिए एक राउटर की राउटिंग टेबल की बात करते हैं। एक राउटर R1 है, उसकी राउटिंग टेबल का एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 10.0.0.0/8 coming with the OSPF, okay, and something next row, I'm not going with the next row, next row जो भी है वो ठीक है, रीचेबल है, परफेक्ट है, राउटिंग टेबल में है तो वैलिड राउट। एक मुझे रिप से मिल रहा है सेम 10.10.0.0.60। मुझे एक जो है स्टैटिक से मिल रहा है, स्टैटिक डिफॉल्ट 0.0.0.0/। एक और मुझे मिल रहा है EIGRP से। EIGRP का कोड D है, E नहीं है, इसको ध्यान रखना। वहाँ से मिल रहा है मुझे 10.10.10.0/20। क्लियर है? डन है? AD वैल्यू में लिख देता हूँ, OSPF का 110 है, 120, स्टैटिक का 1 है, और D का कितना है? क्लियर है? अब क्या करेगा, जब राउटर पे एक पैकेट आता है जिसका डेस्टिनेशन लिखा हुआ है भाई साहब, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 10.10.10.5, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस।
ये पैकेट हिट किया इस R1 को, इसने देखा यार ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। क्लियर? सारे मैच हो रहे हैं, यस नो, सारे मैच हो रहे हैं। अब क्या करेगा, क्या करेगा? ये सिंगल आईपी होता है। डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है? सिंगल आईपी होता है। और सिंगल आईपी का मतलब होता है /32। करेक्ट? सिंगल आईपी मतलब होस्ट आईपी का मतलब होता है /32। /32 के लिए मास्क जब हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 255.255.255.255। करेक्ट है? अब ये जो है इस सबनेट मास्क से कंपेयर करता है, मैचिंग करता है इसके से कि क्या मैच हुआ मेरा। अब इसका आईपी एड्रेस है 10 10 10 5, तो पहला 10 मैच कर रहा है तीनों से, इससे तो नहीं मैच कर रहा, तो इसको छोड़ ही दो अभी। इससे मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है, तो इन तीनों में से एक सेलेक्ट करेगा, इसको तो इसने छोड़ ही दिए। दूसरा मैच कर रहा है, दूसरा 10, यस इससे नहीं मैच कर रहा, इससे मैच कर रहा, तो इस अब ये भी गया काम से। अब हमारे पास दो पाथ हैं जिसमें ये टाई ब्रेक करेगा। अब तीसरा 10 मैच हो रहा है, तीसरी आईपी एड्रेस मैच हो रही है इनसे। अब तीसरी आईपी के लिए ये दो मैच हुए थे पहले, तीसरा मैच हो रहा है, इससे नहीं मैच हो रहा, लेकिन हाँ एक मैचिंग है, एक मैचिंग अवेलेबल है, तो अब ये ट्रैफिक इससे जाएगा। वॉट एवर देयर एडी वैल्यू, डोंट केयर। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, ये 3 नंबर तक, 3 जो है क्वाड तक ये मैच हुआ है, इसलिए ये जाएगा। सपोज करो एक और राउट है इसके पास विद द रिप प्रोटोकॉल, जो कि 90 रखता 120 रखता है एडी वैल्यू, और रिप ने इसको दिया है एग्जैक्ट /32 का राउट। और आपने एक स्टैटिक मार दिया, चलो छोड़ते हैं, आपने एक स्टैटिक डाल दिया कि भाई नहीं मैं एक स्टैटिक राउट डालूंगा। वो स्टैटिक राउट कैसे लिख रहे हो? 110.10.10.5/32, ये स्टैटिक राउट। स्टैटिक की एडी वैल्यू क्या है? 1 है। अब कौन सा प्रीफर करेगा? इसका 10 भी मैच किया, 10 भी मैच किया, 10, ये दोनों में 3 बार मैच किया, 3 क्वाड मैच किया, इसका चौथा भी क्वाड मैच हो रहा है, इससे चला जाएगा। इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? Longest prefix match, don't care about that how we are getting that prefixes, कि हमें वो प्रीफिक्स कह, हाँ 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 बिल्कुल होता है सही। कौन सा? नहीं 32 32 ज्यादा है ना, एग्जैक्ट मैच है ना। हाँ ये तो वो तो 24 में भी प्रिफर्ड होगा अगर 32 नहीं रहेगा। अगला बोलो भाई। लाग सुनो, सीधी सीधी बात है, समझो, इसको 25 ले लो, ठीक है? हाँ तो 25 वाला प्रेफर करेगा। अब सुनो एक और 25 है मेरे पास, समझो एक स्टैटिक 25 है। स्टैटिक कैसे है? 10.10.10.025, ये दोनों से मैच कर रहा है, ये वाला प्रेफर्ड होगा। अब दूसरा जब सेम होगा तब किस पे आएगा? टाई ब्रेकर किस पे होगा? पहला तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हो गया, इसीलिए इसीलिए क्या होता है, यही एक रूल है जो ये बताता है, करेक्टली एक्सप्लेन करता है कि डिफॉल्ट रूट सबसे लास्ट में प्रिफर्ड होगा इवन दो स्टैटिक है। क्लियर है? आप स्टैटिक राउट टुवर्ड्स इंटरनेट मारते हो ना, कभी आपका इंटरनल कम्युनिकेशन इंपैक्ट होता है कि सारा ट्रैफिक इंटरनेट पे चला जाने लगा क्योंकि वो स्टैटिक पाथ है, अंदर आपने ओएसपीएफ रन किया है? कभी होता है ऐसा? नहीं होता, इसीलिए नहीं होता। अब समझिए, इसको रियल एग्जांपल में समझते हैं कैसे ये काम करता है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, जिसको ये समझ में नहीं आई नेटवर्किंग में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, खासकर राउटिंग में। समझिए, अब समझो,
ये देखो ये R1 है, यहाँ से आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हो, ISP है। यहाँ पे आपने एक डिफॉल्ट रूट डाल रखा है। क्या डाल रखा है भाई साहब? 0.0.0.0/0 टूवर्ड्स ISP, जो भी नेक्स्ट हो। यहाँ पे आपने कनेक्ट कर रखे हैं 4-5 सबनेट। ये 10/24 है, ये करके देख सकते हो लैब में। 20/24 है, 30/34 है, 24 है साली, 40/24। ओके, डन है। ये स्टैटिक है। यहाँ पे मैंने रिप चला रखा है या OSPF, सपोज करो OSPF चला रखा। OSPF का क्या है एडी वैल्यू? 1110 है। क्लियर है भाई? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टैटिक पे चले जाना चाहिए। जब ये 10 वाला अपना पैकेट भेज रहा है 20 को, डेस्टिनेशन IP 20/24, पैकेट यहाँ आया राउटिंग टेबल में, राउटर देखेगा यार 0 0 ये सब मैच करा, इधर भेज दो। कभी ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एग्जैक्ट मैच उसमें है उसके पास, तो इधर भेजेगा, कभी नहीं उधर भेजेगा, कभी उधर नहीं भेजेगा। क्लियर है? इसीलिए नल जीरो वाले इंटरफेसेस हम करते हैं, क्रिएट करते हैं। बीजीपी में देखना, जब हम बीजीपी पढ़ेंगे तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक जैसे हमारा साइट है, ये कोर स्विच है, इसमें हमने 15 VLAN बना रखे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, और सबको आईपी दे रखा है सेम सीरीज का 192.168.1.0/24। इसमें स्प्लिट किया, इसमें 2.0/24, इसमें 3.0/24, इसमें 4.0/24, इसमें 5.0/24। अब मैं बीजीपी में क्या एडवर्टाइज कर रहा हूँ? 192.168.0.0/20। अब बीजीपी में तो आप ऐसे एडवर्टाइज कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके यहाँ कोई है ही नहीं है वैसा आपके राउटिंग टेबल में। आपके राउटिंग टेबल में तो /24 वाले राउट्स है, तो कैसे जाएगा ये 20 बार? जाएगा ही नहीं। पहले तो आपके राउटिंग टेबल में एक और राउटिंग एंट्री होनी चाहिए, और जब तक आपके राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं होगी तब तक वो बाहर जाएगा नहीं, किसी को एडवर्टाइज कर ही नहीं सकते हो। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो किसी को दे ही नहीं सकते हो, तो पहले तो अपने पास रखनी है कोई चीज़। तो ये क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करते हैं, लिखते हैं IP राउट, और 192.168.0.0/24 पे अगर जाना है तो कहाँ भेज दो? नल जीरो पे। अब सुनो, इंटरेस्टिंग चीज है, कोई पैकेट आएगा यहाँ पे, वो इस पे क्यों चला जाएगा? इस VLAN पे क्यों जाएगा? यहाँ क्यों नहीं जाएगा? सेम राउट में है, ये स्टैटिकली एंट्री है वहां पे राउटिंग टेबल में। अब हमारे पास एक स्टैटिक राउट है राउटिंग टेबल में, इसमें इस स्विच के राउटिंग टेबल की बात कर रहा हूँ, 192.168.0.0/16, सॉरी ये है /20, सॉरी /20 का एक राउट। उसके बाद सारे जो है सारे कनेक्टेड हैं 192.168.1.0/24, 2.0/24, 3.0/24, ऐसे सारे हैं। अब क्या होगा, एक पैकेट आया जिसको जाना है 2.0 पे, 2.30 पे, उस पैकेट का इधर से आ रहा है, क्योंकि हमने राउटिंग एडवर्टाइज किया कि यार मेरे पास 192.168.0.20 है, और वो सामने वाले ने मुझे पैकेट भेजा है जिसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस है 192.168.2.25। ये हिट किया यहाँ पे, तो ये बात क्यों नहीं प्रेफर कर रहा वो? ये तो स्टैटिक है, ये इस पे क्यों चला जा रहा है? इस पे इसलिए जा रहा है कि इसको ज्यादा मैच मिल रहा है, /24 मिल रहा है /20 से। ये कनेक्टेड और स्टैटिक नहीं देख रहा है, कुछ देख ही नहीं रहा है, इस पे इसलिए जा रहा है। अब समझो, चलो ये छोड़ो, अब इसमें डिबेट हो सकती है यार, कनेक्टेड है, कनेक्टेड की एडी वैल्यू स्टैटिक से ज्यादा इसलिए उस पे जा रहा है। समझो ये राउट है ही नहीं है मेरे पास, ये मैंने 3 VLAN बनाए हैं, जिसमें से ये 5 तक तो हमने VLAN बनाए हैं, छठवें के लिए मैंने बताया कि छठवां VLAN मेरा फायरवॉल पे है, और यहीं से कनेक्टेड एक फायरवॉल है मेरा। उस फायरवॉल पे मैंने AP के लिए सबनेट दे रखा है 7.0/24। पूरा IP एड्रेस लिख देता हूँ 192.168.7.0/24। ये मैंने फायरवॉल पे बनाया। कोर स्विच से मैं BGP में एडवर्टाइज कर रहा हूँ दूसरे पीयर को, दूसरा पीयर मेरे पास आ गया, बोला हे मैं तो पहुंच गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से फायरवॉल पे कैसे भेजोगे तुम? ये तो नहीं अगर कोई राउट होगा तो कहाँ मैच कर जाएगा? नल जीरो पे।
ये पैकेट तो नल जीरो पे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक स्टैटिक राउट डालते हैं यहाँ पे, आईपी राउट 192.168.7.0 कहाँ भेज दो, नेक्स्ट हो फायरवॉल है। अब क्या करेगा वो, जब यहाँ पहुंचेगा कहेगा कि यार एक मेरे पास स्टैटिक राउट है जो लेसर, मतलब जो जो लोअर डाउन है /24 क्या वो है सबनेट मास्क, तो मैं उधर पैकेट को फॉरवर्ड करूँ, नल जीरो पे नहीं जाएगा। अब समझो किसी के लिए कोई राउट ही नहीं, समझो 8 के लिए पैकेट आ गया, 192.168.8.5 के लिए पैकेट आ गया जो कहीं कन्फिगर ही नहीं है, क्योंकि आपने एडवर्टाइज किया है लार्जर पूल, तो वो पैकेट आपके पास ही आएगा, कहाँ डंप हो जाएगा, नल जीरो को। क्लियर है? तो इसको कहते हैं हम फेक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मेरे पास एक छोटा पूल है लेकिन मैं लार्जर लार्जर एडवर्टाइज कर रहा हूँ। हाँ, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जितना कम से कम हो ना उतना आप एडवर्टाइज करिए, /20 करिए, /20 नहीं है तो /22 करिए, ठीक है ना? नहीं 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 ना भाई, वो इसीलिए तो डंप के करने के लिए नॉन जीरो इंटरफेस क्रिएट होता है। हाँ, इसीलिए डंप होने के लिए वो इंटरफेस होता है। चलिए बैक टू कंसेप्ट। नहीं नहीं, होता है कि अगर आप नहीं, मतलब ये होता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने बहुत ठीक बताया है, ठीक है। हाँ, सामने वाले के परसेप्शन में होता है कि कितना ठीक आपने बताया, और वो क्या सोच के बैठा हुआ था कि क्या आप बताने वाले हो। हम्म। चलो एक छोटा सा अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। लो, अब दिमाग की टेस्ट करते हैं। R1 R2, ये मैंने PC1 लगाया, PC1 से PC2 है, दोनों डिफरेंट सबनेट पे हैं, 192.168.1.0/24 पे यहाँ है, ये 192.160 जनरल क्वेश्चन 2.0/24, यहाँ पे गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ पे सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। ये दोनों पिंग नहीं कर रहे हैं, क्या इशू होगा, कैसे ट्रबल शूट करोगे बताओ, एक जना बताना कोई, जब वो फिनिश हो जाए तब दूसरा, कोई भी दोनों। ये पिंग नहीं कर रहा है, मतलब PC1 PC2 को पिंग नहीं कर पा रहा। आप ट्रबल शूट कर रहे हो, TS कर रहे हो, मुझे स्टेप बताना है, स्टेप बताइए, सिंपल क्वेश्चन, एंड यू आर गोइंग टू इम्प्रेस मी। ठीक है, जो मेरे दिमाग में वही वही आंसर मुझे चाहिए, बाकी तो जो भी है। चलिए, R1 का राउटिंग टेबल देखेंगे। चलिए चलिए, तो ये आ रहा है विपिन का आंसर। रुको रुको रुको, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आराम आराम से। क्या प्रोसेस कंप्लीट नहीं, हाँ पहला सीधे, नहीं नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आपको बताना है क्या क्या चेक करोगे, कैसे, क्या स्टेप्स हैं। R1 राउटिंग टेबल, उसके बाद मैं समझ गया कि R1 में अगर कुछ कमी दिखी तो आपने फिक्स किया, आगे बोलिए। नहीं नहीं है, वो छोड़ दीजिए, आपने फिक्स कर दिया, अब R1 का राउटिंग टेबल एकदम सही है, आगे बोलिए। इंटरफेस राउटिंग टेबल के बाद देखोगे गुरु, बहुत सही। हाँ हाँ ठीक है, आगे चलिए, हम बोलते जाइए, मैं काउंटर वैसे कर दिया, हाँ आगे बोलो। इसके बाद पिंग कर जाएगा, वेरी गुड। हाँ ठीक मतलब आपके पास तीसरा, तीसरा मैं क्या लिखूं ये बताओ।
पीसी का गेटवे, पीसी के क्या गेटवे, पीसी गेटवे। सारा ये लैब में समझो, ये समझो अगर ऐसा कुछ दिक्कत है ना तो ये समझो ये लैब में बनाया है, दोनों आपने बनाया है, ठीक है, दोनों आपके अंडर का ट्रक। हाँ, जो जो भी चेक करना है आप चेक कर सकते हो, फ्री हो। ये तीन चीजें आप चेक करोगे, R1 का राउटिंग टेबल, R2 का राउटिंग टेबल क्यों नहीं, R1 R2 दोनों का राउटिंग टेबल चेक करोगे। चलो, R1 R2 का राउटिंग टेबल चेक करोगे, इंटरफेसेस सट है नो सट है वो चेक करोगे, और पीसी का गेटवे। इसके अलावा कोई चौथा पॉइंट है आपके पास? नहीं है, बस बस बहुत है। आगे। क्या बोल, कैसे चेक करोगे कौन है, कौन बोल रहा है, नाम बोलिए पहले तो हो जाए करेक्ट। हाँ बताइए, स्टेप बताइए आप, इन तीनों के अलावा कुछ है स्टेप आपके पास, या यही सीरियल ऑर्डर है कि कुछ चेंज कर रहे हो? आपका इंटरफेस चेक करोगे पहले नंबर पे है, रूट राउटिंग दूसरे नंबर पे है, पीसी तीसरे नंबर पे, यही अंतर है, ये कुछ और है, ठीक है। ओके, डन। कोई और है? हम्म। 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 इसमें इसमें क्या ऐड करो, कौन बोल रहा है, रवि? ओके, रवि बोल, बताओ क्या इसमें ऐड करोगे। चलो सीरियल नंबर छोड़ दिया है कि मतलब इन्होंने तीन चीजें चेक की है, जो भी ऑर्डर है वो छोड़ दिया, इसके अलावा आप क्या चेक करोगे? अब राउटिंग लिखा हुआ है, R1 और R2 का राउटिंग टेबल चेक करेंगे, अगर राउटिंग टेबल में एंट्रीज है तो मतलब राउटिंग ठीक है, नहीं है तो फिर चेक कर रहा है, फिक्स कर रहा है, वो तो ठीक ही है। हाँ, फिलहाल इतना है। हाँ, और कोई? भाई साहब, अरे भाई वो राउटिंग लिखा हुआ है, इसके अलावा बताओ कुछ जो यहाँ नहीं लिखा हो। वो तो है ही नहीं है, बस इतना ही चाहिए। कोई और है तो इसके अलावा कोई एक चीज ऐड कर सके? वो तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक चीज ऐड कर सके। मतलब राउटिंग सही है, पीसी या गेटवे सही है, इंटरफेस अप है, फिर भी पिंग नहीं कर रहा PC1 PC2 से। कोई एक चीज ऐसा बताओ जो मतलब यहाँ पे लिखा ना हो, रियलिस्टिक हो या ना हो छोड़ दो। फिजिकल केबल, अगर राउटिंग टेबल में एंट्री है तो भाई फिजिकल केबल तो सही ही होगा। हाँ, और इंटरफेसेस उसने लिख दिया ना, केबल में इंटरफेस नहीं आता क्या? ये इंटरफेस केबल नहीं है। नहीं, केबल है, इंटरफेसेस चेक किया मतलब केबल है वहां पे। इंटरफेसेस का मतलब क्या हुआ, हमने केबल चेक किया है। ये है इंटरव्यू, कि जब तक आपको रुकने के लिए न कहा जाए तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होंगे, होने चाहिए। बस ये तीन पे रुकने के बाद आपने हाथ खड़े कर दिए यार, अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ। हाँ, ट्रेस यहीं जा, ट्रेस कहाँ से करोगे यार, ये दो ही होप है, यहीं जाके रुक रहा है, यहीं ड्रॉप हो रहा है, इधर से ट्रेस कर रहे हो यहीं ड्रॉप हो रहा है। R1 R2 का IP ठीक है भाई, राउटिंग टेबल में एंट्रीज है। किसको? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, चलो कम से कम बोलते रहो। हाँ, रिबूट करोगे, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ सही है कि नहीं।
बोलते रहो, हाँ रिबूट करोगे आगे। अभी तक मेरा वाला आंसर नहीं आया जो मैं सोच के बैठा था कि अगर ये बताओगे तो पास हो जाओ ठीक है। बोलो, एकदम एकदम सिंपल है, एकदम शांत रहना है, मेरा वाला आंसर आ जाएगा तो पास हो। अब वो पहले नंबर पे आ जाता तो ठीक था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चार पांच चीजें तो सब बोलेंगे। ये वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। अब बोलते जाओ कि हाँ ये भी सही है, यहाँ से ये कनेक्ट कर पा रहा है, यहाँ से ये कनेक्ट कर पा रहा है, जब भी मैं इसको यहाँ से पिंग कर रहा हूँ नहीं पिंग हो रहा है, जब मैं राउटर से पिंग कर रहा हूँ R2 को तो पिंग हो जा रहा है, R2 से मैं दूसरे R1 को पिंग कर रहा हूँ पिंग हो जा रहा है। मतलब ये भी केबल सही है, ये भी केबल सही है, ये भी केबल सही है। R2 से PC2 पिंग हो रहा है, R1 से PC1 पिंग हो रहा है, लेकिन जैसे मैं PC1 से PC2 पिंग कर रहा हूँ नहीं पिंग हो रहा है। R2 से नहीं हो रहा है। हाँ R2 के राउटिंग टेबल में दोनों है, दोनों सबनेट है, मतलब ये सबनेट है, PC1 वाला सबनेट उधर है। हाँ इसने चेक किया ना राउटिंग टेबल, इसने राउटिंग टेबल ये पहले पोजीशन पे राउटिंग टेबल चेक किया, मैं एग्री हूँ राउटिंग टेबल में कोई गड़बड़ी नहीं। मेरा वाला आंसर नहीं है बस, मतलब मैं सबसे एग्री हूँ लेकिन मेरा वाला आंसर जो मैं सोच के बैठा हूँ वो नहीं है इसमें। हम्म। भाई गेटवे तक पहुंच रहा है ना, अपने गेटवे तक पहुंच रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। कहाँ पे नहीं होगा फिर रुपया, मतलब अब ऐसे मत हो जाओ कि हाँ कुछ भी बोल रहे हैं ठीक है। अब देखो इतना आंसर बता दिया सबने, चार पांच लोग हो कम से कम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन मेरा वाला आंसर नहीं है जो मैं सोच के बैठा हूँ कि CPU। चलो हाँ, नहीं नहीं सही है, वेरी गुड। हाँ कम से कम यार हिट तो कर रहे हो, चलो वेरी गुड। लेकिन अभी तक मेरा आंसर नहीं आया, जैसे मेरा आंसर आएगा आई एम डन। ठीक है। हाँ? क्या हुआ। भाई देखो, एक ब्लॉकिंग है, मैं सोच के बैठा था कि कोई एक्सेस लिस्ट बोलेगा, कि एक्सेस लिस्ट से तो नहीं ब्लॉक है। अब ये मैं सोच के बैठा था, अब इसको अदरवाइज मत लीजिए कि मतलब ये सब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ये समझिए कि इंटरव्यूअर ये सोच के बैठा है कि उसको एक्सेस लिस्ट चुनना है, ठीक है ना। और आप सारा कुछ बता रहे हो, पूरा जोर लगा रहे हो, यार मैंने सारा सही बताया, सारा सही बताया। वो बोल रहा है कि यार कंट्रोल कंट्रोल प्लेन ये चेक ही नहीं कर रहा, बंदा कंट्रोल प्लेन चेक ही नहीं कर रहा है, बड़ा सा राउटिंग टेबल दे दूंगा तब तो ये तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा, इसका दिमाग ही एक्सेस लिस्ट में नहीं जा रहा है। और मैं एकदम सोच के बैठा हूँ, आज के आज मैंने ट्रबल शूट किया है एक्सेस लिस्ट पे, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ हूँ कि यार एक्सेस लिस्ट नहीं बोला तो बंदे को सेलेक्ट नहीं करूंगा। अब मैंने यहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट लगा रखी है जो इस आईपी को फिल्टर कर रहा है यहाँ इधर जाने से। हाँ, या यहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट लगा रखी है जो इधर जाने से इसको मना कर रहा है। राउटिंग टेबल में एंट्रीज है, जैसे आप पिंग कर रहे हो वो सोर्स देख रहा है भाई साहब 192 168 2.0 उसको दिखा, उसने ड्रॉप कर दिया पैकेट। लेकिन जब यहीं से आप पैकेट जनरेट कर रहे हो R2 से, तो यहाँ से होके वापस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसको, क्योंकि तब वो सोर्स इसको ले ले रहा है। क्लियर है। लेकिन ये कतई तुमने गलत आंसर नहीं दिया, अगर ये कोई सोचे कि मैंने गलत आंसर दिया है, इट्स गुड यार, इतना चीजें हैं जो आपने बहुत सही बताया, मतलब किसी का ये नहीं कह रहा हूँ, एकदम सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इंटरव्यूअर सोच के बैठा है कि उसको उसका वाला आंसर सुनना है, तो जब तक आप उसका वाला आंसर नहीं बताओगे तब तक वो खुश नहीं होने वाला है। ठीक है। बोलिए क्या हुआ। आपको लग रहा है नहीं ब्लॉक होगा। हाँ। हाँ बोलो। हाँ। हम्म,
नहीं 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 नहीं, वो इसलिए होता है। हाँ, कोई मिल गया होता है तो जैसे चार पांच। नहीं, ये बहुत रेयर है यार, इस चीज़ें ध्यान देना कि जैसे चार पांच लोगों का उन्होंने इंटरव्यू किया, उसमें कौन सस्ता बंदा है, कौन क्विक ज्वाइनर है, मतलब जल्दी ज्वाइनर कौन है, ठीक है, कौन किसको वो मान के चलते हैं। कभी कभी उनका परसेप्शन रहता है, जैसे किसी ने पूछा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मैंने बोला भाई यूपी से, ठीक है, तो उसको परसेप्शन लगेगा कि यार ये तो नॉर्थ का बंदा है, साउथ में नहीं आएगा, नहीं टिकेगा, आएगा भी तो टिकेगा नहीं, ये उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, मैं लाख कोशिशें कर लूँ उसको समझाने का, नहीं सर मैंने इतना साल यहाँ काम किया, इतना साल यहाँ काम किया, मुझे कोई लोकेशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने प्री माइंडेड किया कि अगर लोकल बंदा रहेगा तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वो जो है प्रेफरेंस लोकल बंदे को देगा, क्योंकि उसको लगता है कि लॉन्ग टर्म जाएगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, किसी ने बड़ा अच्छा आंसर बताया तो उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मुझे हाँ नहीं बता रहा हूँ मैं, ये परसेप्शन है 10 लाख। भाई मैं मतलब मैनेजमेंट मीटिंग के साथ बता रहा हूँ, तो मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। एक लड़का है, बहुत अच्छा है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा लगा मुझे उसका आंसर, मैंने उसको अच्छी रेटिंग दी। और फिर मैनेजर के साथ डिस्कशन हुआ कि बोले एक और राउंड होगा, सेकंड राउंड मैनेजर के साथ था, मैं भी बैठा हुआ था, मैनेजर ने भी दो चार क्वेश्चन पूछे, उसने अच्छा आंसर दिया, मैनेजर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो बंदा, उस बंदे का पैकेज 6 लाख के आसपास था, वो 10 पे आना चाह रहा था, 10 डिमांड था, और हमारा बजट अच्छा था, 18 के आसपास का हमारा बजट था। ठीक है, और मैं जो है मतलब लीड था उसमें, टीम इंटरव्यू पैनल में। तो अब ये हुआ कि यार बंदा 6 पे है तो 10 पे आएगा, तो उसके लिए तो ठीक है। तो मेरा मैनेजर क्या कर रहा था, वो अंडर वैल्यूड है, यहाँ आएगा यहाँ टिकेगा नहीं, और हो सकता है यहाँ आए भी ना, क्योंकि जो उसका नॉलेज बता रहा है कि वो 6 से सीधे वो 15 या 18 पे जाने वाला लड़का है, कि जैसे उसको 10 का ऑफर मिलेगा वो 15 पे जाएगा। ये मेरे मैनेजर का एनालिसिस है। नहीं, डिमांड हाई नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि फिर बीच में पॉलिसी आ जाती है कि भैया मेरी पॉलिसी कहती है कि आपको इस इतने परसेंट हाइक से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है ना, अच्छी कंपनियों का ये भी चूतियापा है कि वो आपको 200% हाइक नहीं देने वाले हैं। उसने हाँ, उसने उसने सही मांगा था, उसको एक बार 10 का ऑफर मिल जाता ना, तो इस 10 पे उसको 15 मिल जाता। समझ रहे हो ना, इस 10 पे उसको 15 मिल जाना था। उसने वही किया था, उसने सही प्लानिंग की थी, उसका सही था, लेकिन उसने इतने अच्छे आंसर दिए ना कि वो पूरा पैनल ही घबरा गया कि भाई ये नहीं टिकने वाला है, क्योंकि इसका दूसरी जगह सिलेक्शन तो जरूर हो ही जाएगा। जैसे आज ही तो इंटरव्यू बंद नहीं करेगा ये कि भाई मेरा एक सिलेक्शन हो गया, मैं इंटरव्यू बंद कर रहा हूँ, अब कहीं नहीं दूंगा। ऐसा तो कोई नहीं करता, इंटरव्यू वो देता रहेगा जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेगा, तो तब तक उसके एकदम श्योरिटी है कि उसके हाथ में 2-3 ऑफर लेटर रहेंगे। तो कभी कभी ये भी क्रंच कर जाता है। नहीं, ये भाई मतलब स्टेबिलिटी क्या है, मैं बता रहा हूँ कि परसेप्शन है आदमी, इसमें आप डील नहीं कर सकते हो, इसको लेके आप तैयारी नहीं कर सकते हो, कभी तैयारी नहीं कर सकते हो। हाँ, अब एक बंदा था, मैं अपना इंटरव्यू बता रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे उसने बोला कि यार तुम तो कहीं टिकते नहीं हो 1-1.5 साल से ज़्यादा। ठीक है, उसका यही था परसेप्शन कि यू आर चेंजिंग योर जॉब सो फ्रिक्वेंटली, सो हाउ लाइक you think that you are more stable candidate for my organization, our organization. So एकदम मेरा एकदम आंसर यही था कि अगर जो है कोई अंडर वैल्यूड रहेगा, ठीक है, जैसे कि अगर मैं मेरा जो है प्राइस, इफ आई हैव लाइक माय प्राइस अराउंड 10, ओके, एंड यू आर ऑफरिंग मी 12, so I need to enhance my knowledge to till 12, then I can get a job for 13 or 14. Okay, if I am on value of 10 and you are offering me 8, then it is going to worse. It may be next day I got job to 10 or 15, because my capability is higher than you what you are going to pay me. और ऐसा नहीं है जब मैं अपने आप चेंज कर रहा हूँ, आई गॉट ऑफर देन आई हैव चेंज्ड, आई हैव सोच्ड दैट वैल्यूज। तो ये यार चीजें हैं, मतलब कुछ कह नहीं सकते उसको। ठीक है,
हाँ, एक इंटरव्यू में गया तो उसने बोला, मतलब वो 10-12 क्वेश्चन पूछे, बहुत पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, ठीक है। मैं इंटरव्यू में, वो बहुत सीनियर बंदा था, इंटरव्यू में 4-5 सवाल पूछे, 6 सवाल पूछे उसने। वो टोटली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पूछ रहा था, बड़ा मतलब जैसे होता नहीं कि आपसे कोई लॉ पूछ ले कि यार चलो डेफी हेलमन एल्गोरिथम बताओ तुम, ठीक है ना। अब या कुछ ऐसे बोल दिया कि चलो तुमने डुअल एल्गोरिथम पता है ना, हाँ पता है, EIGRP यूज करता है, व्हाट इज दैट, हाउ इट्स लुक्स लाइक। भाई हमारी हवा टाइट हो गई भाई, ठीक है, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इधर उधर देख रहा हूँ। ऐसे 4-5 सवाल उसने पूछे, किसी के आंसर नहीं आए। अब आई पैसे की बात, ठीक है। तो बोले मतलब कितने दिन में ज्वाइन कर लोगे, क्या है तुम्हारा करंट क्या है। तो मतलब मैंने सीना चौड़ा करके अच्छा पैसा मांगा वहाँ पे, ठीक है। सवाल एक भी नहीं बताए थे। तो वो बंदा कह रहा है कि भाई यार आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है कि आपने मतलब एक भी सवाल के आंसर नहीं दिए हो, और मतलब आप मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि आपने मोरल ग्राउंड ही नहीं है कि आप पैसे मांग सको, ठीक है। हाँ फिर भी मांग रहे हो। मैंने कहा सर देखो, आई हैव एन ऑफर जो इतने का है, तो मुझे उससे ज़्यादा चाहिए, और मैं इसको, आई एम कंसिडरिंग इट्स आर्ट डे इन माई लाइफ, ओके, एंड इट मे बी नेक्स्ट डे यू हैव आस्क्ड सम क्वेश्चंस आई कैन आंसर इन बेटर वे, बट दिस इज नॉट शोइंग लाइक 5 or 10 क्वेश्चन इज नॉट शोइंग माई कैपेबिलिटी, ओके। मुझे पता था कि हाँ नहीं होना है, उन लेने वाला भी नहीं है, ठीक है। भाई कोई भी मतलब इंटरव्यूअर आपके उसके कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दो, वो आप कैसे सिलेक्ट कर लेगा। ये तो उसका भी मोरल ग्राउंड नहीं बनता, ठीक है। हाँ तो ये सब होता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपका एकदम स्मूथ जाएगा। बस आप ये कोशिश करो, मैं सबको यही बोलता हूँ, जितने लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा, जब तक आपसे कहा ना जाए आप रुकिए मत। हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत हार्ड लगे, आप बोलिए राउटर रिबूट करेंगे, ये केबल बदल दूंगा मैं, ठीक है, बोलते रहिए, लेकिन आप कुछ तो कर रहे हैं, एक्सेस लिस्ट चेक करूंगा, राउटर को रिलोड करूंगा, रिमूव कर दूंगा कॉन्फ़िग में, लैब में ही तो हो। उससे पूछ लेना सर ये लैब की डिवाइस है ना, मैं कॉन्फ़िग वाइप करूंगा, नया कॉन्फ़िग डालूंगा, तब तो आपकी एक्सेस लिस्ट नहीं रह जाएगी, तब तक कोई चुतियापा नहीं रह जाएगा। भाई नया कॉन्फ़िग डाल दूंगा मैं तो एक्सेस लिस्ट नहीं रहेगा ना, तो मैं फ्रेश कॉन्फ़िग डाल रहा हूँ। आप सोच के बैठे हो कि एक्सेस लिस्ट बताएगा बंदा, एक्सेस लिस्ट नहीं बताया उसने, कुछ और बताया जो मैच कर गया, उसको काउंटर कर गया। लेकिन हाँ, जब तक वो रुके ना तब तक वो आंसर आप रुकिए मत। ये बता रहा हूँ, खूब पढ़िए, किताबें पढ़िए, BGP पढ़िए, MPLS पढ़िए, लेकिन जब तक आपको इंटरव्यूअर रोके ना, भैया रुक जाओ, चुप हो जाओ, अब मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, काउंटर करना है, तब आप रुकिए। किसी ने HSRP पूछ लिया आपसे, ठीक है ना, तब तक आप मत रुकिए जब तक आपको कहा ना जाए। हर चीज बताइए, मैक एड्रेस तक बताइए उसकी। लेकिन ऐसा मत बोलिए कि सिस्को प्रायोरिटी था, अभी ओपन स्टैंडर्ड हो गया और इसको रिडंडेंसी के लिए यूज करते हैं, अब बात खत्म, उसके बाद किलर चलना है, उसके बाद आप शांत बैठे हो। नहीं, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर प्रोटोकॉल पे, हर वो प्रोटोकॉल पे आप 10 मिनट 5 मिनट जरूर बोल सको, ठीक है, जरूर बोल सको, करेक्ट बोल सको। मैं कह रहा हूँ कि 10 में से 8 इंटरव्यू जरूर पास करोगे, गारंटेड है, क्योंकि मार्केट में 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। कोई नहीं ला सकता यार, क्वेश्चन कहाँ से लाएगा वो। रॉकेट साइंस थोड़ा है ना कि यार तुम नेटवर्क के इंजीनियर हो, तुमसे रॉकेट साइंस पूछ लूंगा, नेटवर्किंग के सवाल पूछेगा ना भाई। हाँ, मार्केट में 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि आप जो है, ये गारंटेड है कि 10 में से 8 क्वेश्चन जरूर पास कर जाओगे, अगर किसी भी टॉपिक पे आप 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट बोलने की कैपेबिलिटी रखते हो। क्योंकि उस 5 मिनट में आप इतना बोल जाओगे, 5 पन्ने के बराबर तो बोल ही जाओगे यार, सब कुछ कवर हो जाएगा। 5 मिनट बहुत कुछ होता है टाइम। अगर मैं कहूँ कि कोई भी बंदा है यहाँ पे, जितने लोग हों, 8-10 लोग, कोई भी बंदा, एक दो को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी बंदा 5 मिनट किसी, अगर मैं प्रोटोकॉल चुनूँ तो उसमें नहीं बोल सकता। जैसे HSRP पे 5 मिनट बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। 3 मिनट में खत्म हो जाएगा सारा मटेरियल आपका, 3 मिनट में ही तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 या 1.5 मिनट में खत्म हो जाना। EIGRP बोल दूँ, इतना बड़ा प्रोटोकॉल है, कम से कम
जब किताब पढ़ोगे, उसकी बुक देखोगे, कम से कम 60-70 पन्ने होंगे। एसटीपी है, 100 पन्ने की किताब है एसटीपी की। 100 पन्ना पढ़ने में आपको 10 दिन लगेगा, अगर बहुत पढ़ाकू आदमी नहीं हो तो। और अगर यहाँ हो तो ये मैं मान के चलता हूँ कि इतने पढ़ाकू नहीं हो। ठीक है, अगर आप यहाँ हो इस सिचुएशन में तो इतने पढ़ाकू तो हो नहीं कि आप 100 पन्ना 2 दिन में खत्म कर लो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर टॉपिक का वो नोट्स बनाइए, जो भी करना वो करिए, लेकिन आप ये मान के चलिए, आप टाइमर लगाइए उसमें अपने मोबाइल में कि यार मैं 5 मिनट तो एटलीस्ट बोल सकता हूँ इस प्रोटोकॉल पे। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर 5 मिनट बोल रहे हो ना, सब कुछ कवर हो जाना है, सब कुछ। उसके पास क्वेश्चन ही नहीं बचेगा, कहाँ से पूछूं। नेबर स्टेट पूछने वाला था, वो तो ये बता गया बंदा। एलएसए पूछने वाला था, ये बता गया बंदा। एरिया पूछने वाला था, ये बता गया 5 मिनट में। क्या पूछूंगा, पूछेगा भाई। समझ रहे ना? एकदम ऐसे तैयारी करो भाई। मुझसे पूछो यार, इस क्लासेज में क्यों आ रहे हो आप? सुबह 7 बजे 6 बजे उठ रहे हो, 6:30 बजे उठ जाते होगे। इस ग्रुप में 30 बंदे हैं, मैं बता रहा हूँ। इस ग्रुप को देखोगे ना, इस ग्रुप में 30 बंदे हैं करीब करीब। आते कितने हैं? 8 7 5 ऐसे। क्यों नहीं आ पाते? आधे तो सुबह उठ ही नहीं पाते हैं भाई, संडे 9 बजे तक सोऊंगा। ठीक है ना? हाँ भाई है। तो वही है ना कि जब भाई जब जब आप अपना ऑफर लेटर देखते हो ना कि भाई आधा सीआर हो गया, 1 सीआर का पैकेज है, तब बड़े खुश होते हैं, अरे यार इसको, इस बंदे को यार 1 सीआर का पैकेज है। ठीक है, लेकिन उस बंदे की मेहनत कभी कोई नहीं देखता कि यार क्या मेहनत है उसकी, है कि नहीं? कितने आवर्स उसने लगाए होंगे लैब में। तो ये सब चीजें रहती हैं यार। देखो ये इन्वेस्टमेंट है, एक एक मतलब बेसिक इन्वेस्टमेंट है, सबका बेसिक इन्वेस्टमेंट है। जितने आवर्स लगाओगे, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो अपना सीखने में, उतना आपको ऊपर वाला देगा। अब ये आप सोच के बैठे हो नहीं यार, बिना करे मिल जाए तो भाई या तो बहुत लकी इंसान होते। तो यहाँ क्यों होते अगर लकी होते तो? ठीक है, अगर हम लकी होते तो यहाँ क्यों होते? यूएस में बैठे होते। मीनवाइल, चलो बैक करते हैं। ठीक है, बहुत हो गया मोटिवेशन। कुछ लोग तो बड़े शांत हो गए। नहीं यार देखो, काम करना पड़ेगा, और कोई वो नहीं है। ठीक है, नहीं मैं दूसरे का क्या करूँ? मैं उठ जाता हूँ ना। कभी ऐसा हुआ कि मतलब मैं लेट हो गया, मुझे एक कॉल आ गई तो 5 मिनट लेट हो गया, नहीं तो मैं आराम से टाइमली आ जाता हूँ बिना कुछ के। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कुछ भी। एक्सपेक्टेशन क्या नहीं है कि मतलब कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें ये काम करना है तो करना है। और इसका इसका प्रॉफिट तुम्हें तब दिखेगा ना जब एक बार इंटरव्यू दोगे। इसके बाद, इस क्लासेस के बाद जब पहली बार इंटरव्यू दोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या हमने दुरुस्त किया है। प्रॉब्लम ये नहीं है क्या? कंटिन्यूटी छोड़ दो हेमंत। पहली चीज तो पता है क्या है प्रॉब्लम? क्या है, जब हम आंसर देते हैं तो हम गलत आंसर नहीं देते हैं। अभी आपने देखा ना सारे क्वेश्चन पे, जो अभी हमने क्वेश्चन पूछा उसमें किसी ने कोई गलत आंसर नहीं दिया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं इंटरव्यूअर होऊंगा और मैं सोच के बैठा हूँ कि एक्सेस लिस्ट बोलेगा वही बंदा लूंगा मैं, ठीक है, तो किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला इस ग्रुप में से। क्लियर है? लेकिन हाँ, और किसी ने वो चीज़ दिखाई भी नहीं मुझे कि यार रुका नहीं, बोलता गया कि यार रिबूट कर लेंगे, केबल चेंज कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करके दोबारा डाल देंगे। किसी ने नहीं बोला ये सब। मतलब ये शो करता है कि आप कितने उसमें जुझारूपन से लगे हुए हैं। मतलब इसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है। ये शो करता है कि आप कितने एग्रेसिवली कोई चीज सॉल्व करने में लगे हुए हैं। यार इसकी तो गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आप सिस्को टैग से और एचटीटीएस से बंदा लाओ सॉल्व करके दे देगा आपकी प्रॉब्लम। आप मुझे दे दो, मुझे नहीं पता चलता, कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम नहीं चलती, पता चलती कि क्या प्रॉब्लम हो गई। मैं भी बोलता हूँ कि यार इसको मैं आराम से बैठ के सोचूंगा समझूंगा फिर बताऊंगा तुम्हें। क्लासेस में हो जाता है कभी कभी, मैं कन्फिगर कर रहा हूँ और कन्फिगर कुछ और हो गया।
कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, बाद में पता चलता नहीं वही गलत था साला, सॉफ्टवेयर एकदम सही काम कर रहा है, वहाँ दिमाग सही काम नहीं कर रहा था। तो ये चीजें होती हैं, ये सबके साथ होंगी, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है ये आपको आगे ले जाएगा। कि आप जूझे हुए हो यार, छोड़े नहीं कि यार कल प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, आज फिर से वही लैब स्टार्ट करूंगा और फिर से देखूंगा क्या प्रॉब्लम है। लैब की प्रॉब्लम थी, राउटर की प्रॉब्लम थी, कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम थी, या मेरी प्रॉब्लम थी, जिसकी भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। लेकिन लैब छोड़ूंगा नहीं, लैब करूंगा। ठीक है। नहीं यार भाई, नहीं यार, 40 गेट के लिए तो बदना क्यों पढ़ना चाह रहे हो 40 गेट यार, ये बताओ तुम मुझे। अच्छा, ओके, मतलब तुम्हारे यहाँ है 40 गेट इसलिए। तो पहले पहले पढ़ने से पहले तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा ना कि आप उडमी उडमी पे एक अच्छा सा कोर्स देख के उसका रिफ्रेश कर लो। कभी भी ट्रेनर से पढ़ने से पहले आप यूट्यूब पे या कहीं पे ऑनलाइन उसका वोकैबुलरी समझ जाइए, बेसिक समझ जाइए। पता है क्या होता है, जब ट्रेनर से आप पढ़ रहे हो और क्वेश्चन नहीं पूछते हो ना, तब वो गड़बड़ है भाई, तब तुम्हारे मतलब का नहीं है वो, जब तक आप वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछते हो। नहीं, मेरे सर्कल में तो यार ऐसा कोई बंदा है नहीं जो 40 गेट पढ़ाता हो। हम्म, नहीं 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 नहीं। ग्रुप में मेरे 40 ग्रेड वाला चेक पॉइंट पालो अल्टो 40 ग्रेड, रुको मुझे पता करने दो यार, ठीक है ना, पता करने दो, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, बताता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा। नहीं सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सही है यार, हमेशा मतलब प्रोग्रेसिव रहना चाहिए कि एक एक उस पर नहीं होगा भाई। जैसे आपके पैसे बढ़ते हैं ना, वो बटर है, पैसे बढ़ते हैं मतलब आपकी स्किल बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए हमेशा। ये ऐसे नहीं कि केवल पैसे बढ़ रहे हैं आपको सिर्फ राउटिंग स्विचिंग के बेस पे तो बढ़ाते रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं है, स्किल बढ़ाना ही बढ़ाना है। FortiGate, लोड बैलेंसर, सब सब चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, नहीं होना भी चाहिए यार। हाँ ठीक है, अब मूव करते हैं, आज इसको यार फिनिश करते हैं। कितना मिनट बाकी है? थोड़ा मिनट, 12-15 मिनट बाकी है, तो कम से कम राउटर के डिसीजन को डिस्कस कर लेते हैं पहले तो। अब नेक्स्ट आता है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के बाद एडी वैल्यू आता है। अगर दो प्रीफिक्सेस सेम हो गए, जैसे क्या हुआ कि यार रिप से भी वही प्रीफिक्स मिल रहा है और OSPF से सपोज 10 10 10 डॉट जीरो स्लैश 24 रिप से मिल रहा है और OSPF से भी वही मिल रहा है 10 10 10 डॉट जीरो स्लैश 24। अब क्या करेगा, ये रिप का जो है 120 एडी वैल्यू है, OSPF का क्या एडी वैल्यू है 1110 है, ठीक है। अब इन दोनों पे क्या करेगा, लोएस्ट एडी वैल्यू प्रेफर करेगा। पहले तो लार्जेस्ट प्रीफिक्स मैच करेगा, दोनों सेम है, तो अब किस पे जाएगा, अब बेस्ड ऑन एडी वैल्यू जाएगा। अब समझो एडी वैल्यू भी सेम हो गई। अब एडी वैल्यू कैसे सेम हो जाएगी दो प्रोटोकॉल की, नहीं होगी भाई, लेकिन एक ही प्रोटोकॉल है, वो दो नेक्स्ट होप से पाथ दे रहा है, ऐसा हमने देखा भी है। ठीक है ना, कि अगर आप जो है ऐसे लगा रहे हैं और R1 R2 R3 और यहाँ पे R4 है और यहाँ पे जो है 10 का प्रीफिक्स है, तो R1 पे दो पाथ मिलेंगे, एक वाया R2 एक वाया R3, दो रूट मिलेंगे। क्लियर है। तो अब दोनों रूट तो OSPF से, मैंने यहाँ पे OSPF ही प्रोटोकॉल चलाया, तो मेरे पास दो पाथ है R1 से R4 जाने के। अब दोनों पाथ है, जब हमारे पास अब लेवल है, तो कोई भी एक चूज करना पड़ेगा राउटर वन को, तो कौन सा चूज करेगा, बेस्ड ऑन कॉस्ट। यहाँ पे ब्रैकेट में एडी वैल्यू अपॉन कॉस्ट लिखा रहता है, जब भी आप प्रोटोकॉल देखोगे एडी अपॉन कॉस्ट लिखा रहता है राउटिंग टेबल में। एडी अपॉन कॉस्ट में कॉस्ट दिखता है, जिसका लोअर रहेगा वो प्रीफर होगा। क्लियर है। अब चलो इस सिचुएशन में दोनों की कास्ट भी सेम हो गई, तो क्या करेगा, लोड बैलेंस कर देगा।
कितने पाथ पे, अप टू 4 और 16। ये बेस्ड ऑन iOS होता है, मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 16 है। 16 इक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग कर देगा, ये हर प्रोटोकॉल करता है। क्लियर है, इंक्लूडिंग स्टैटिक। अब इसको समराइज करते हैं, इन चीज़ों को समराइज करते हैं, ठीक है ना। अब पहले, सबसे पहले राउटर क्या करेगा, सबसे पहले राउटर डिसीजन बेस्ड ऑन राउटर मेकिंग राउटिंग डिसीजन। राउटिंग डिसीजन, अब राउटिंग डिसीजन कैसे लेगा, जो पहला स्टेप होता है वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच देखेगा। अगर ये सवाल पूछा उसने कि राउटर अपना राउटिंग डिसीजन कैसे लेता है, आप क्या जवाब वो सुनना चाहता है कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। अगर आपने नहीं बोला तो आप लाख आंसर दे रहे हो ना, वो कंसीडर नहीं करेगा। अगर ये सवाल पूछा गया तो सिर्फ इसीलिए पूछा गया कि आपको ये पता है कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच क्यों नहीं। और जब भी ये आंसर देना, उसके साथ एक चीज करना, मैं यही बता रहा हूँ कि कैसे आप इम्प्रेस करते हो इंटरव्यूअर को, जो तुम्हारा आंसर सबसे अलग है। 4 लोग, कम से कम 10 लोगों में से 4 लोग बोलेंगे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, सिर्फ आप ही नहीं पढ़ रहे हो, ये बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। उसके साथ ये बोलना है आपको जब ये आंसर दो कि दैट्स वाई, देखो मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ, दैट्स वाई द डिफॉल्ट रूट 00 रूट विल बी प्रिफर्ड एट लास्ट ड्यू टू द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच योर डिफॉल्ट रूट, ये लाइन एंड करना है। दैट्स वाई डिफॉल्ट रूट प्रिफर्ड इन लास्ट। ये आपको आगे ले जाएगा, ये लाइन, ये नहीं, ये तो 10 में से 4 लोग बोलेंगे, ये 10 आउट ऑफ 4, ठीक है। ये 40% लोगों का यही आंसर है, लेकिन ये सिर्फ 2% लोग बोलेंगे, ये गारंटी है भाई। तो कभी भी इंटरव्यू लेके देखना, चांस मिलेगा तुम लोगों को। कितने लोग बोलते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करना, कितने लोग बोलते हैं, सिर्फ 2% लोग बोलेंगे। मतलब 100 लोगों में 2 लोग, 10 में नहीं, 100 में। ये आपको सिलेक्ट करवाता है कि नॉट ओनली आपने पढ़ा है, आपने उसको फील किया है। और ये फीलिंग तब आती है जब आपने काम किया है। ये भी आपको साबित करना है कि आपने काम किया है, सिर्फ पढ़ाई नहीं की, ट्रेनिंग नहीं की, लैब नहीं किया है। ये भी आपको फील कराना होता है उसको कि आपने एक्चुअल डिवाइसेस पे काम किया है, आप प्रोडक्शन से डरते नहीं हो। जो मैंने अभी बताया कि आपके आंसर खत्म नहीं होने चाहिए, दैट मीन्स यू आर वर्किंग इन प्रोडक्शन नेटवर्क्स, आप डरते नहीं हो आउटेज से। आप हाथ नहीं खड़े करोगे कि नहीं सर मुझे L3 चाहिए सपोर्ट के लिए, मुझे टैग चाहिए सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये क्लियर है। अब दूसरे ऑप्शन पे जब जाएंगे तो दूसरा रहता है एडी वैल्यू, दूसरा ऑप्शन है एडी वैल्यू। अब इसके साथ बताना है एडी वैल्यू लोएस्ट प्रिफर्ड, lowest AD value will be preferred. If we are getting the same prefixes from 2 routing protocols, the lowest AD value will be preferred. Now, talk about the AD values. Connected head 0. अब इसके क्वेश्चन देखते हैं इंटरव्यू के। कनेक्टेड हेड 0, स्टैटिक हेड 1। ये क्या बात कर रहे हैं हम, डिफॉल्ट AD वैल्यू। इट कैन बी चेंज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। तो डिफॉल्ट एडी वैल्यू की हम बात करेंगे तो कनेक्टेड 0, स्टैटिक 1, उसके बाद क्या आएगा, EIGRP, ओके, EBGP ले लेते हैं, EBGP 20 ले लेते हैं। उसके बाद आएगा EIGRP, इसका 90 है। उसके बाद आएगा OSPF आएगा 1110, उसके बाद आएगा ISIS 115, उसके बाद आएगा RIP 120,
उसके बाद आएगा IBGP, करेक्ट। उसके बाद हाँ ओके, तो DEX मतलब EIGRP एक्सटर्नल का 170 है, वो यहाँ पे है इनके बीच में। चलिए एक चीज छूटा था, ये फिल हुआ। अभी एक चीज और छूटा है, डी समरी। क्या है डी समरी का? डी समरी मीन्स EIGRP समरी राउट्स। व्हाट इज द AD वैल्यू ऑफ दैट? 5। एक चीज और छूटा है अभी। क्या छूटा है? जब भी ये चार्ट आप पढ़ते हो, क्या छूटा है इसमें? नहीं पता? अगर किसी राउट्स का AD वैल्यू 255 होगा तो क्या होगा? अनरीचेबल, करेक्ट। समटाइम्स यू कॉल अननोन, करेक्ट। अनरीचेबल। अगर किसी राउट की AD वैल्यू 255 हो गई है या कर दी गई है तो राउटिंग टेबल से बाहर हो जाएगा और वो कभी रीचेबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप कुछ और AD वैल्यू में पाओगे। तो क्या करेगा? लोएस्ट विल बी प्रेफर्ड। अब इसके आगे चलते हैं, लोएस्ट के बाद थर्ड रूल। अगर भाई साहब AD वैल्यू सेम हो गई तो किस पे जाएंगे? कॉस्ट पे, मैट्रिक कॉस्ट। लोएस्ट विल बी प्रेफर्ड। लोएस्ट प्रेफर्ड होगा मैट्रिक वैल्यू, और वो कैसे लिखा रहेगा? जो भी आप राउटिंग टेबल में देखोगे, प्रीफिक्स के बाद, प्रीफिक्सेस के बाद, प्रीफिक्स क्या होता है? सबनेट होता है। 192.168.0.0/24, ये इसको हम एक प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स के आगे जो है एक ब्रैकेट लगा होगा, ब्रैकेट में ऊपर AD वैल्यू लिखा रहेगा, उसके नीचे कास्ट लिखा रहेगा। तो अगर मान लीजिए कोई OSPF राउट है, ऐसे O राउट है, उस पर लिखा रहेगा 192.168.10.0/24, और इस ब्रैकेट में लिखा रहेगा AD वैल्यू 1110/20। ये 20 है कास्ट, ठीक है, क्लियर है। और ये 1110 है AD वैल्यू, और ये कहाँ दिखेगा? शो IP राउट मीन्स राउटिंग टेबल में। फोर्थ ऑप्शन, अगर कास्ट भी सेम हो गई तो क्या होगा? मैट्रिक या कास्ट सेम हो गई तो क्या होगा? लोड बैलेंस करेगा। अब यहाँ कब पहुंचोगे? जब प्रीफिक्सेस सेम है, मैट्रिक सेम, AD वैल्यू सेम है, मतलब दो रूट मिल रहे हैं मुझे, सपोज करो दो रूट मिल रहे हैं, दोनों सेम मिल रहे हैं, बस जस्ट उसका नेक्स्ट होप डिफरेंट है, दोनों OSPF से मिल रहे हैं, दोनों का मैट्रिक भी सेम है, तब हम यहाँ पहुंचेंगे। तब वो क्या होगा? लोड बैलेंस होगा। एक पैकेट ऊपर वाले पास से जाएगा, एक पैकेट नीचे वाले पास से जाएगा, और इक्वल कास्ट, इसको बोलते हैं लोड बैलेंस करेगा। क्या करेगा? इक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग करेगा। इक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग करेगा। इक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग करेगा अप टू कितने पाथ? 12 पाथ आ गए मेरे पास, 12 पाथ है मेरे पास इक्वल कास्ट के, तो क्या करेगा? 12 पे वो लोड बैलेंसिंग नहीं करेगा। अप टू 4 ये नॉर्मल है, और कुछ iOS में अप टू 16 है, ये बेस्ड ऑन iOS और
वर्जन रिलीज पे। तो हम अभी कंसीडर करेंगे अप टू 4 ओनली। क्लियर है? अगर पांचवा पाथ आएगा तो वो ऐसे वो सिलेक्ट नहीं होगा, 4 पे वो लोड बैलेंसिंग करेगा, पांचवे को ऐसे छोड़ देगा। ठीक है? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है कि राउटर एक पाथ सेलेक्ट करने में कितना जो है एफर्ट लगाता है। एनी क्वेश्चन? है डिफरेंट प्रोटोकॉल यहाँ तक आएगा ही नहीं, वो तो ब्रेक हो जाएगा एडी वैल्यू पे। कुछ भी कर लो एडी। अच्छा, एडी वैल्यू टीम मान लो चार के चारों पास ओएसपीएफ से ही मिल रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम? हाँ, एडी वैल्यू चेंज करते चलो। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ देखो यार भाई, मैंने ऐसा करके नहीं देखा, ठीक है ना, कि हमने एडी वैल्यू सेम कर दी और दो प्रोटोकॉल से हम रन करा रहे हैं। नॉर्मली करके देखना पड़ेगा इसको। सही है, ये वैलिड क्वेश्चन है कि अगर हम दोनों का एडी वैल्यू हम सेम करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, कि लोड बैलेंस करेगा कि उनको डिफरेंटली ट्रीट करेगा। मेरे हिसाब से क्योंकि बेस्ट पाथ वो राउटिंग टेबल में डालते हैं, क्या होता है इसका मैकेनिज्म समझते हैं। आई थिंक दैट विल बी बेटर ऑप्शन। ओके, मैकेनिज्म मैं बता सकता हूँ लेकिन मैंने कभी टेस्ट नहीं किया इस टाइप का। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या कहता है कि सबके अपने अपने टेबल होते हैं। जैसे ये हो गया मेरा ओ का टेबल, अब दो की बात कर रहे हैं तो दो ही लेते हैं एग्जाम्पल में। ये हो गया मेरा EIGRP का। तो क्या करता है EIGRP, बेस्ट पाथ इन EIGRP गो इनटू द राउटिंग टेबल। दिस इज राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल कॉमन है सबका। ठीक है, राउटिंग टेबल सबका कॉमन है। बेस्ट पाथ फ्रॉम OSPF इज गोइंग टू द राउटिंग टेबल। क्लियर है? अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन देयर ईडी वैल्यू। तो अगर ये ग्लोबल राउटिंग टेबल में है दोनों, तो इनका EIGRP और OSPF से कोई लेना देना नहीं। तो अगर आपने एडी ट्वीक कर दिया दोनों का, तो क्या होगा, दोनों पे ये लोड बैलेंस कर देना चाहिए लॉजिकली। क्योंकि अगर यहाँ होता एक पाथ और एक यहाँ होता, तो हम ये मान के चलते कि यार यहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ अंदर और मैकेनिज्म चलेगा और उस पर वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा और आगे भेजेगा। क्योंकि इन्होंने बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके आगे भेज दिया है और दोनों पाथ आपके राउटिंग टेबल में है, दोनों की एडी सेम है, तो राउटर उसमें ज़्यादा डिबेट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। लेकिन मैंने कभी करके नहीं देखा। ठीक है, करके देख लेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। EIGRP और OSPF की एडी सेम कर लेंगे, 90-90 कर लेंगे दोनों की, या 1-1-10 कर लेंगे और देखते हैं। ये तो बहुत आसान है करना लैब में, और फिर देखते हैं कि होता है कि नहीं। हो सकता है नहीं होगा तो हमें रिसर्च करना पड़ेगा, होगा तो जो हम सोच रहे हैं वही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा किया नहीं है हमने सही। क्योंकि एडी वैल्यू नॉर्मली हम चेंज नहीं करते हैं। हाँ, एडी वैल्यू चेंज करने का मतलब कि आप प्रोटोकॉल के प्रेफरेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, वो ट्रबल शूटिंग में और आपको पेन देता है। देख हाँ, क्योंकि आप जो सोच रहे हो उससे अलग वो डिसीजन ले रहा है बेस्ड ऑन, क्योंकि आपने एडी वैल्यू के साथ छेड़खानी कर दी है।